हेलो स्टूडेंट्स, आई होप सब अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर को, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे स्मॉल टैक्सेबल पर्सन के अंदर जो स्कीम्स आई हुई है, ये स्कीम क्यों आई है, ठीक है। और जो पहले जो हमने जीएसटी को पढ़ा कि जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा टैक्सेशन स्ट्रक्चर इन इंडिया, देन उसके बाद हमने सेकंड चैप्टर को कवर किया कि पूरा जीएसटी का क्या, जीएसटी के अंदर क्या क्या चीज़ हैं, फीचर्स, बेनिफिट, ड्रॉबैक्स, इन सबको डिस्कस किया। देन उसके बाद हमने इसको संभालने वाले दैट मीन्स ऑफिसर्स के बारे में पढ़ा, एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट को पढ़ा, इन सबको हमने डिस्कस किया। देन उसके बाद हमने टैक्सेबल इवेंट एंड द स्कोप ऑफ सप्लाई को डिस्कस किया। देन उसके बाद हमने लिवाई एंड कलेक्शन। इन सब के बाद देखो हमने कहने का मतलब 50% हमने जीएसटी के बारे में जान लिया है ना। अब बात आ जाती है कि जीएसटी के होते हुए भी एक नई स्कीम आई है, कंपोजिशन स्कीम। ये क्यों आई है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि देखो इस चैप्टर के अंदर ना जो बेसिक पॉइंट है वो पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कंपोजिशन स्कीम होती क्या है, ठीक है, उसकी फीचर्स क्या है, ठीक है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, ड्रॉबैक क्या है, और साथ ही साथ कैसे किन किन ऊपर ये जो है कंपोजिशन स्कीम क्या है एप्लीकेबल होगी, ठीक है। अप्लाई होने की जो कंडीशंस है, कहीं ना कहीं जो कंडीशन है एप्लीकेबिलिटी, इनके जो पॉइंट्स है सिमिलर है, थोड़े बहुत जो डिफरेंस उनको भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इस स्कीम के अंदर जो सिंपल जो जीएसटी डिजाइन था उसके और इस स्कीम के अंदर दोनों की जो टैक्सेशन स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। तो दैट्स द रीजन कि हम इसकी टैक्स रेट को भी हम डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ कैसे इसको अप्लाई किया जाता है, इसके प्रोसेस को भी डिस्कस करेंगे, प्रोसीजर अंडर द कंपोजिशन स्कीम। देन फाइनली जो हम इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो बेनिफिट उठाते थे जीएसटी के आने के बाद, वो क्या इस कंपोजिशन स्कीम में है, वो भी चीजें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और लास्ट में हमारा पैनल प्रोविजन भी है, जो मैंने अभी यहाँ पे शो करना भूल गई मैं, पैनल प्रोविजन अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 5 के अंदर भी ये भी चीज डिस्कस करेंगे। देन फाइनली आपको समरी मिल जाएगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं छोटे से एग्जाम्पल के साथ, क्योंकि हर एग्जाम्पल के साथ हर चैप्टर हमने क्या किया है, एग्जाम्पल के साथ क्लियर किया है, ठीक है। सो चैप्टर नंबर है हमारा, चैप्टर नंबर है 6, नाम क्या है हमारा, कंपोजिशन स्कीम। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो पहले जो जीएसटी का स्ट्रक्चर था, पहले जैसे भी जो भी कंडीशंस थी वो सिंपली आई हुई थी, इंट्रोड्यूस करवाई हुई थी, है ना, उसको एक्सेप्ट करने में थोड़ी सी दिक्कत हुई, उसको मतलब अपनाने में बहुत सारे फायदे हुए। अब उनके होते हुए भी, जीएसटी के होते हुए भी एक कंपोजिशन स्कीम को लाया क्यों गया? क्योंकि अब देखो कंपोजिशन स्कीम ना स्पेशली पॉइंट रिकॉल याद रखना इस चीजों को, स्पेशली किसके लिए है, स्मॉल टैक्स पेयर के लिए। स्मॉल टैक्स पेयर दैट मीन्स एक स्पेशल लिमिट डिसाइड की गई है इन पर्संस के लिए। मैं कहूँ कि जैसे स्मॉल एंटरप्राइजेस के पर्सन हो गए, मिडिल मैन जो पर्सन हो गया है, जो छोटे उद्योग को संभालते हैं, स्मॉल इंडस्ट्रीज को ऑपरेट करते हैं, उनके लिए ये स्कीम है। क्योंकि अब देखो जो जीएसटी है वहां पर क्या है, टैक्स का स्ट्रक्चर बहुत हाई है, हमारा जो 40% तक मैक्सिमम एक्सीड कर सकता था जीएसटी, है ना। और जो कि कहीं ना कहीं अगर आपकी लाखों में टर्नओवर है, लाखों में आपकी सेल हो रही है, इनकम हो रही है, तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर आपको जीएसटी 40% आप दे सकते हो ना। तो कहने का मतलब जो टैक्स स्ट्रक्चर है बहुत ज्यादा हाई था उसके अंदर। तो उसके लिए ये जो छोटे बिजनेसमैन है उनके लिए एक सिंपल, देखो सिमिलर जीएसटी की तरह ही है बट कुछ टर्म एंड कंडीशन इसकी भी है। अब देखो अलग आया तो कहीं ना कहीं अपने आप को डिफरेंट तो दिखाएगा ना, तो यही बात इसमें है। जो कंपोजिशन स्कीम स्पेशली सबसे पहली बात है कि ये स्मॉल टैक्स पेयर के लिए, स्मॉल बिजनेसमैन के लिए, जिनकी जो क्या है टर्नओवर क्या है, लोअर टर्नओवर है, ओके। और इनको क्या करना पड़ता है, फिक्स रेट के ऊपर, फिक्स टर्नओवर के ऊपर, फिक्स रेट ऑफ टर्नओवर के ऊपर इनको क्या करना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि जीएसटी के अंदर तो हमारा रेगुलर बेसिस के ऊपर होता था, बट यहाँ पे एक टर्नओवर की लिमिट डिसाइड की गई है, वो स्पेसिफाइड लिमिट आपको डिस्कस करेंगे अभी थोड़ी देर के बाद, ठीक है। और इसके अंदर कुछ एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी है ना। अब देखो हर सिक्के के, जैसे मैं कहते हैं ना कि सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो हर कंसेप्ट के दो पहलू होंगे। एक तो कहीं ना कहीं ये बेनिफिट्स प्रोवाइड करके जाएगा, है ना, और कहीं ना कहीं ये नेगेटिव पॉइंट्स भी करके दिखाएगा। जैसे कि इसके नेगेटिव पॉइंट्स पता है क्या है, कि जो भी स्मॉल टैक्स पेयर है कंपोजिशन स्कीम को लेंगे, उनको क्या है, आई
ITC का बेनिफिट नहीं मिलेगा। दैट मीन्स इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट नहीं मिलेगा, जो नॉर्मली जर्नल रेगुलर बेसिस पे जो हम जीएसटी के अंदर हमने पढ़ा था, है ना। और दूसरा यहां पर आपको क्या नेगेटिव पॉइंट्स है कि आप केवल इंट्रास्टेट ट्रांजेक्शन्स ही करेंगे। इंट्रास्टेट का मतलब समझते हो, विद इन अ स्टेट की बात की जा रही है। विद इन अ स्टेट ही क्या कर पाएंगे आप, अपनी ट्रांजेक्शन्स कर पाएंगे। इवन जो सामान भी खरीदना होगा ना, वो भी अपने ही एरिया के अंदर से खरीदना होगा। जिस मतलब कि जिस एरिया के अंदर आप रहते हैं, विद इन अ एरिया ही आपको क्या करना पड़ेगा, सामान खरीदना होगा और ट्रांजेक्शन सप्लाई वही करनी होगी। दूसरा नेगेटिव पॉइंट्स क्या है कि जो टैक्स है ना, जीएसटी जो कि कंपोजिशन स्कीम के अंदर जो टैक्स है वो आप कस्टमर से नहीं लेंगे। यहां पे ये भी नेगेटिव पॉइंट्स हैं। ओके, अब यहां पे कुछ और पॉजिटिव पॉइंट भी बता देती हूं मैं आपको। जो पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि जैसे नॉर्मली जो टैक्स स्ट्रक्चर जो होता था जीएसटी रेगुलर बेसिस पे जो किया जाता था, उसके अंदर आपको टैक्स इनवॉइस शो करनी पड़ती थी, ठीक है। बट यहाँ पे इनवॉइस शो करने की जरूरत नहीं है, बिल ऑफ सप्लाई इशू कर दो, दिखा दो बिल ऑफ सप्लाई, देन आपका काम बन जाएगा कुछ भी अगर आपको रेगुलर बेसिस पे वर्क करना। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। तो यहां पर कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी है, कुछ नेगेटिव पॉइंट भी है। ये जो कंपोजिशन स्कीम जो है कौन से सेक्शन के अंदर आते हैं जल्दी से बताइए, क्योंकि जो सेक्शन है वो मैं साथ साथ आपको याद करवा रही हूं। ये आ जाता है सेक्शन 10 के अंदर डिस्कस किया। सेक्शन 9 हमने कंप्लीट डिस्कस किया था, लीवाई एंड कलेक्शन के अंदर हमने डिस्कस किया था। देखो ये वीडियो आपको नजर आ रही होगी। सेक्शन ये टैक्सेबल इवेंट है, कहाँ गई भाई वो वीडियो, मैं अभी दिखा रही हूँ। चलो मैं आपको दिखा देती हूँ। जो सेक्शन 5 के अंदर हमने डिस्कस किया था, लीवाई एंड कलेक्शन वाले चैप्टर के अंदर डिस्कस किया था। जो सेक्शन 9 है उसके 5 पार्ट्स हैं, राइट। उन 5 पार्ट्स के अंदर हमने डिस्कस किया था कि जो सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 है नॉर्मल फॉरवर्ड के लिए है, सेक्शन 9 सबसेक्शन 2 है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट के लिए। दैट मीन्स अगर कोई पर्सन कंपोजिशन स्कीम में आ रहा है तो वो उसे क्या करना पड़ेगा, उसे सेक्शन 10 को फॉलो करना है। इज इट क्लियर? देखो ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया कि इसके अंदर क्या क्या होती है, ठीक है। अगर कोई पर्सन जानबूझ के, अब देखो टैक्स की रेट भी फिक्स है, ठीक है, इवन टर्नओवर के ऊपर फिक्स है, और कहीं ना कहीं जो यहाँ पे जो नॉर्मल जीएसटी के अंदर था ना, उसके अंदर जो टैक्स की रेट है वो बहुत ज्यादा हाई होती थी, ठीक है। बट जैसे ही आप कंपोजिशन स्कीम के अंदर आप एनरोल करेंगे तो वहां पे जो बर्डन है ना वो भी कम होगा। फाइल्स जो रिटर्न फिल करनी पड़ती है जैसे कि नॉर्मली पर मंथ करनी पड़ती है, बट जैसे ही स्कीम के अंदर आएंगे या तो आप क्वार्टरली भी कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हो एनुअली भी कर सकते हो। कहीं ना कहीं जो कंप्लायंसेस है, फॉर्मेलिटीज है, वो आपको क्या कर दिए कंपोजिशन स्कीम में आपको रिलैक्सेशन प्रोवाइड की है कि आप इतना टाइम तक आप इसको सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। और 4th पॉइंट तो आपका ये हो गया कि आपको क्या प्रोवाइड की है, कंप्लायंसेस प्रोवाइड की गई है रिगार्डिंग द फॉर्मेलिटीज। एंड 5th पॉइंट अगर मैं पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में बात करूं तो यहां पर जो टैक्स रेट है वो एज कंपेयर टू द जीएसटी के अकॉर्डिंग वहां पर ये बहुत कम है। समझ में आ गया? तो कहीं ना कहीं आपको ये पॉइंट जो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है आपके चैप्टर का ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए तो देखो इंट्रोडक्शन में क्या लिखा हुआ है, जो मैंने अभी आपको समझाया ना वो कहीं ना कहीं मैं इसके अंदर मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ। देखो क्या लिखा हुआ है, जीएसटी हैज अ इन अ न्यू रिजाइम ऑफ द बिजनेस कंप्लायंसेस इन द इंडिया। एवरी टैक्स सिस्टम्स प्रिस्क्राइब द सर्वर एक्शंस। देखो हर टैक्स जैसे कोई भी रूल आता है, अब जैसे कि हमारा भी रूल है, अगर आपको नोट्स लेने हैं तो आपको 9 रुपीज पे करने होंगे, लिटिल अमाउंट आपको जो हमने चार्ज रखी हुई है। और अगर आपको लेना है तो स्पेशल जो आपको क्राइटेरिया दिया हुआ, जैसे कि आपका नाम क्या है, आपकी यूनिवर्सिटी क्या है, आपको किस सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग कौन से टीचर से कंसर्न करना है, कौन से टॉपिक के नोट्स लेने हैं, ये सभी ऑन द स्पॉट आपको क्या करना होगा, एक तरह से प्रिस्क्राइब फॉर्म में लिख के बताना होगा। तभी तो हम बता पाएंगे, तभी तो हमारी टीम जो है हमारे तक पहुंच पाएगी, राइट। तो इसी तरह से हर जो भी सिस्टम होता है उन सबके अलग अलग प्रोविजंस होते हैं, अलग अलग रूल्स होते हैं जो कि मानने जरूरी हो जाते हैं। अगर नहीं माने तो कहीं ना कहीं पेनल्टी लग जाती है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, करंटली देयर आर अप्रोक्स 48 मिलियन स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ऑपरेटिंग इन इंडिया। भारत के अंदर रिसेंट बता रही हूँ 2024 का डाटा है ये, बट 2020-21 के दौरान ये आपका 50 से क्रॉस जा चुका था। बट अभी क्या है 48 मिलियन क्या है स्मॉल इंटरप्राइजेस
जो एंटरप्राइजेज है वो इंडिया के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो छोटे छोटे बिजनेसमैन है ये क्या एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, इंडिया के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं ना। तो कहीं ना कहीं इनके लिए भी एक पॉजिटिव स्कीम तो लेके आनी पड़ेगी ना, जिससे ये भी पर्सन खुश हो। दैट्स अ रीजन कि जो गवर्नमेंट ने कंपोजिशन स्कीम को इंट्रोड्यूस किया है। तो देखो लार्ज अलग होती है और एक स्मॉल अलग का मतलब अलग होता है, स्मॉल एंड मीडियम। अब देखो लार्ज बिजनेस कह रही हूं मैं, एक स्मॉल बिजनेस कह रही हूं, तो कहीं ना कहीं उनके पास जो रिसोर्सेज हैं, कहीं ना कहीं उनके पास जो कैपेबिलिटी है किसी पर्सन को अपॉइंट करने की, कहीं ना कहीं उनके पास जो फाइनेंस के रिसोर्सेज हैं वो क्या होंगे, अबेंडेंट में होंगे, ज्यादा मात्रा में होंगे। बट स्मॉल बिजनेसमैन की बात करूं तो वही रिसोर्सेज कैपिटल किसी पर्सन को अपॉइंट करने की जो कैपेबिलिटी है वो थोड़ी कम होती है। दैट्स द रीजन कि क्या कह रहे हैं कि द स्मॉल बिजनेसेस लैक ऑफ रिसोर्सेज एंड मैनी स्मॉल बिजनेसेस वुड नॉट हैव द एक्सपर्टीज और द कैपेबिलिटी टू कंपेयर विद मैनी ऑफ द जीएसटी रेगुलेशंस अनलाइक दैट इज अ मीडियम एंड द लार्ज साइज। समझ पा रहे हो, इसके उस तरह के बड़े साइज के बिजनेस पे वो स्मॉल बिजनेसमैन इस चीज को अडॉप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास काफी सारी तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को कम करने के लिए कंपोजिशन स्कीम को लाया गया, जो कि सेक्शन 10 के अंदर डिफाइन की गई है। ऑफ द जीएसटी लॉ कंटेन द प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द रजिस्ट्रेशन ऑफ द टैक्स पेयर अंडर द कंपोजिशन स्कीम। The GST composition scheme is a simplified tax paying mechanism designed for a small businesses with lower turnover। समझ में आ गया, ये स्पेशल बिजनेस में जो स्मॉल बिजनेसमैन है उनके लिए कहीं ना कहीं मैं कहूं ये सिमिलरली जो आपका जो जीएसटी का टैक्स स्ट्रक्चर था उसी से मैच करता है, बट कुछ एक कंडीशन अप्लाई होगी। ठीक है, फिक्स रेट ऑफ द टर्नओवर पे एज पर इंस्टेड ऑफ देयर इज अ रेगुलर जीएसटी रेट से। ओके, चलिए तो अब यहाँ पे कुछ एक एडवांटेज पढ़ लेते, कुछ एक डिसएडवांटेज पढ़ लेते, जो कि मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, फिर दोबारा से आपका रिकॉल हो जाएगा। सबसे पहला क्या लिखा हुआ है कि रिड्यूसिंग द कंप्लायंसेस बर्डन। जो भी आपकी जो फॉर्मेलिटीज होती थी और डेली रूटीन मतलब मंथली क्या करना पड़ता था, आपको जीएसटी रिटर्न फाइल करनी पड़ती थी कि आपका जीएसटी इतना बन गया है, वहां से बर्डन आपका क्या हो गया है, कम हो गया है। लोअर टैक्स लायबिलिटी हो गई है आपकी। ठीक है, इंक्रीज द लिक्विडिटी। लिक्विडिटी क्यों इंक्रीज हुई है, मैंने कहा कि पहले आपको पर मंथ आपसे पैसे, आपकी पॉकेट से पैसे जा रहे थे गवर्नमेंट के पास, राइट। बट जैसे ही कंपोजिशन स्कीम में आप खुद को एनरोल करते हो तो वहां पर आपको क्वार्टरली बेसिस पे या फिर मैं कहूं आपको एनुअल बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, अपने जीएसटी के अमाउंट को डिपॉजिट करवा सकते हो। तो उतने टाइम तक तो आपके पास पैसा रहा ना, उस पैसे का आप कहीं और यूज कर सकते हो। तो दैट्स अ रीजन कि यहाँ पे लिक्विडिटी इंक्रीज हो चुकी है। कंपोजिशन स्कीम इज ऑप्शनल। ये भी नहीं है कि जो सारे स्मॉल टैक्स पेयर हैं उनको कंपलसरी है कि आपको कंपोजिशन स्कीम में एनरोल करना है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वहां पे क्या है कि अगर आप इच्छा है, अगर आप इसके डिसएडवांटेज को मतलब आप कवर कर सकते हैं, इच्छा है इसको लेने की, तो आप इजिली कर सकते हैं। बट ये कंपलसरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। नॉट अलाउड टू इशू टैक्स इनवॉइस। आपको टैक्स इनवॉइस की जरूरत नहीं होती, वहां पे आप क्या कर सकते हो, बिल ऑफ सप्लाई ही इशू करेंगे। बट हाँ, बिल ऑफ सप्लाई जब इशू कर रहे हैं तो जो परचेजर है ना उसको बताना पड़ेगा कि आप कंपोजिशन स्कीम से बिलोंग करते हो। वहां पे स्पेशली ऊपर जो रिसिप्ट होते हैं ना उसके ऊपर लिखना पड़ता है कि कंपोजिशन स्कीम के अंदर मैं खुद एनरोल हूं, तो तभी तो पता चलेगा ना कि आप कस्टमर से टैक्स नहीं ले सकते। तो कहीं ना कहीं जो इसकी जो डिसएडवांटेज है, ये कैन नॉट कलेक्ट द टैक्स फ्रॉम देयर इज अ कस्टमर। ओके, यहां पर लिमिटेड बिजनेस टेरिटरीज में कर सकते हैं। लिमिटेड बिजनेस टेरिटरी का मतलब कि आप एक स्पेसिफाइड लिमिट डिफाइन कर दी गई है कि आपका बिजनेस यहां तक ही ऑपरेट कर सकते हैं। ना तो आप सामान बाहर से मंगवा सकते हैं, ना ही आप सामान कहीं बाहर सप्लाई कर सकते हैं। दैट मीन्स आप केवल इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शंस करेंगे। ओके जी, नेक्स्ट आ जाता है इन एलिजिबिलिटी फॉर द इनपुट टैक्स क्रेडिट। आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, जो कि हमने जीएसटी के अंदर पढ़ा था कि अगर आपने सामान को खरीदते टाइम, आपने सामान खरीदा है मान लो 100 रुपए का, ठीक है, और उसके अंदर सामान नहीं खरीदा, चलो मैं ये कह रही हूं कि आपने सामान खरीदते टाइम आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट दिया, इनपुट टैक्स दिया है आपने, ये है इनपुट टैक्स दिया है आपने 100 रुपए। जब आप उसकी सप्लाई कर रहे हैं, आउटपुट कर रहे हो, सब सामान को बाहर आगे और सेल कर रहे हो, तो उस टाइम दिया आपने 60 रुपए, सॉरी 160 रुपए। तो जो पहले आपने टैक्स कर दिया है ना, तो उसका क्रेडिट का अमाउंट फिर आपको नहीं मिलेगा। दैट मीन्स अगर मैं विदाउट कंपोजिशन स्कीम की बात करूं, मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट उठाना है, तो मुझे केवल 60 रुपए क्या करने पड़ेंगे, गवर्नमेंट के पास सबमिट करवाने पड़ेंगे।
तो जैसे ही मैं कंपोजिशन स्कीम में एनरोल कर देती हूं तो मुझे इसका फायदा नहीं मिलेगा, मुझे 160 भी पे करने पड़ेंगे। ओके, चलो, नीड टू फॉलो अ पैनल प्रोविजन, आपको प्रोविजंस का फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपने पैनल प्रोविजंस को, जो भी रूल रेगुलेशंस बनाए हैं, अगर आपने इसके प्रति ऑफेंड कर दिया, मतलब आपने इसको तोड़ दिया, ठीक है, आपने उसका उल्लंघन कर दिया, तो कहीं ना कहीं जो सेक्शन 10 सबसेक्शन 5 के अंदर जो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी ना, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 73 और 74 के तहत, तो वो आपको पे करनी पड़ेगी, आपको पेनल्टी भी देनी पड़ेगी, इवन जितना आपने टैक्स की चोरी की है वो भी देना पड़ेगा। ओके, चलिए, तो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जीएसटी कंपोजिशन स्कीम ऑफर सेवरल बेनिफिट ऑफ द स्मॉल टैक्स पेयर, जो भी मैंने आपको बताया। देन रिड्यूस द कंप्लायंस बर्डन को रिड्यूस करता है, ठीक है, ये अब आप पढ़ लेना, ठीक है, ये मैंने आपको टू द पॉइंट आपको बता दिया। इवन आप इनको एक्सप्लेन करके एक्सप्लेन करके मतलब लिखना चाह रहे हो, अब मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि डिफरेंट यूनिवर्सिटी में ना क्वेश्चंस के जो मार्क्स होते हैं वो अलग अलग आते हैं। जैसे कि मैं कहूँ 2 मार्क्स के अंदर आ गया तो आप टू द पॉइंट ऐसे लिख सकते हो। ओके, अगर मैं कहूँ कि 4 मार्क्स के अंदर आ गया तो आप ऐसे पैराग्राफ के अंदर ऐसे हाईलाइट करके लिख सकते हो, ठीक है जी, ये सारा एज इट इज है, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि ये बड़ा क्वेश्चन आ गया तो आप इस तरीके से लिखेंगे, तो पॉइंट्स पूरे एज इट इज एक्सप्लेन किए हुए हैं, ठीक है। अब यहां पर एक पॉइंट है कि इंक्रीज लिक्विडिटी पढ़ लिया हमने, ठीक है, विच कैन हेल्प द मेंटेन द कैश फ्लो एंड द सस्टेन द ऑपरेशन स्मूथली। द कंपोजिशन स्कीम इज अ ऑप्शनल है, ठीक है, available to the taxpayer whose annual turnover does not exceed 1.5 crore and who do not make interstate outward supply। देखो इंटर लिखा हो तो यहां पे नोट लगा हुआ है, अगर सिंपली मैं कहूं इंट्रा कर सकता है तो वहां पे ये लिखा आएगा कि कैन ओनली डू देयर इज अ इंट्रा स्टेट सप्लाई, दैट मींस वो अपने ही एरिया के अंदर कर सकता है। सप्लाई नॉन टैक्सेबल गुड्स, अगर ऐसे गुड्स के ऊपर वो काम कर रहा है जिसके ऊपर टैक्स ही नहीं लगता तो उसके ऊपर भी कंपोजिशन स्कीम आप अवेलेबल नहीं कर सकते हैं। सप्लाई थ्रू द ई कॉमर्स ऑपरेटर, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है, ये वाले पॉइंट जो है आगे डिस्कस करेंगे, बट ये मैं पॉइंट आपको बताती हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे जो लिमिट है वो क्या डिफाइन की गई है, देखो लिमिट क्या है आपकी, अगर देखो नॉर्मल जो जीएसटी के अंदर में हमने पढ़ा 40 लाख, राइट, एंड 20 लाख, ये पढ़ा हमने जीएसटी की टर्नओवर लिमिट की, कब आपको जीएसटी के अंदर रजिस्टर करना होगा, कब आपके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होगा, है ना। बट कंपोजिशन स्कीम में क्या लिखा हुआ है कि अगर आपकी टर्नओवर 40 लाख से क्रॉस कर जाए बट 1.5 करोड़ तक ही रहे, इसको क्रॉस नहीं करनी चाहिए, इसके बीच में होनी चाहिए, तब आप क्या कर सकते हैं, कंपोजिशन स्कीम के अंदर एनरोल कर सकते हो। ये है स्पेशल एरिया की कैटेगरी के बेस में कि 20 लाख नॉर्मल जीएसटी की बात करें, अगर 20 लाख से क्रॉस करके आप 70 लाख तक पहुंच जाते हो, देखो स्पेशल एरिया भी डिस्कस करेंगे हम, क्योंकि इसके लिए भी एक स्पेशल टॉपिक है, ठीक है, रेट के अंदर आएगा ये स्पेशली। तो आप क्या कर सकते हो 75 तक, या फिर मैं कहूंगा 75 से कम की आपकी जो टर्नओवर हो रही है स्पेशल जोन के अंदर, तो भी आप क्या कर सकते हो, कंपोजिशन स्कीम के अंदर अपने आप को एनरोल कर सकते हो। तो यहाँ पे कहने का मतलब यही था, 70 लाख फॉर द स्पेशल कैटेगरी स्टेट हो गया, जैसे कि जो हिल स्टेशन वाले एरिया होते हैं, ठीक है। अब इसको मैं पॉइंट्स में फटाफट बता देती हूं। एलिजिबिलिटी क्या है आपकी, कि आप क्या होने चाहिए, कंपोजिशन स्कीम, not everyone is eligible to enroll under this scheme. It means to be for the taxpayer whose aggregate turnover does not exceed the specified limit threshold in the financial year। जो aggregate turnover है ना वो 1.5 करोड़ से क्रॉस नहीं करना चाहिए और 40 लाख से वो अबोव की बात की जा रही है। अगर मैं स्पेशल कैटेगरी की बात कर रही हूं तो उसके अंदर हमने क्या पढ़ा, 20 लाख से लेकर हमने 75 लाख तक की बात की जा रही है, तो तब आप कंपोजिशन स्कीम में आ सकते हैं। जो टैक्स रेट होता है जनरली लेस होता है आपके रेगुलर जीएसटी के कंपैरिजन में। कौन इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकता, जिन्होंने कंपोजिशन स्कीम में अपने आप को एनरोल किया हुआ है। तो सीधा साधा मतलब ये लिखा जा सकता है कि टैक्स पेयर आर नॉट अलाउड टू बी अवेल द इनपुट टैक्स क्रेडिट। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, अप्लाइड टू इंट्रा स्टेट सप्लाई, इंट्रा की बात की जा रही है, तो दैट मीन्स कंपोजिशन स्कीम वही पर्सन ले सकता है जिन्होंने इंट्रा स्टेट सप्लाई करनी है। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, नीड वॉलेंट्रियल एप्लीकेशन। मैंने आपको बताया ना ये कंपल्सरी नहीं है, ये ऑप्शनल है, आपको वॉलेंट्रियल, आपको खुद हर साल इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, एनरोल करना पड़ेगा। चलिए जी, नेक्स्ट आ जाता है कि ट्रांसफर टू द रेगुलर स्कीम। ये कब होगा, ये कह रहे हैं कि अगर आपने
कर लिया, चलो आप उस कैटेगरी में आ रहे थे, कंपोजिशन स्कीम आपने सेटिस्फाई कर दी, आपकी टर्नओवर भी उतनी नहीं है, ठीक है, सारी की कंडीशंस आपने देख ली है, ठीक है। इन केस आपकी टर्नओवर किसी साल बढ़ जाए तो आपको रेगुलर स्कीम में दोबारा से क्या कर दिया जाएगा, ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स नेक्स्ट अगर बात की जाए, दैट मीन्स कि अगर आपने लिमिट को क्रॉस कर दिया ना तो कहीं ना कहीं फिर आप रेगुलरी जो स्कीम थी जीएसटी की उसी के अंदर वापस आ जाओगे। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है क्वार्टरली रिटर्न। क्वार्टरली रिटर्न, इसका सबसे बेनिफिट मेरे को यही लग रहा था कि जो क्वार्टरली जो रिटर्न करनी पड़ती थी ना वो इसका फायदा है, ठीक है। कहीं ना कहीं एक तो आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे हो, है ना, अगर आपकी जो एग्रीगेट टर्नओवर है वो एक्सीड है या कम है जैसे भी है, आपको रेगुलरली बेसिस पे क्या करनी पड़ती थी, फाइल सबमिट करनी पड़ती थी इन एवरी मंथ, है ना। बट जैसे ही अगर आप कंपोजिशन स्कीम में आ जाते हो तो जीएसटी रिटर्न 4 आपको क्वार्टरली, अगर आप क्वार्टरली डिपॉजिट कर रहे हो अमाउंट जीएसटी का, टैक्स का सॉरी, तो वो क्या कर रहे हैं, आपको कौन सा फॉर्म फिल करना पड़ेगा, जीएसटी रिटर्न 4 करना पड़ेगा। अगर आप एनुअली कर रहे हैं तो आपको 9A करना पड़ेगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, बिल ऑफ सप्लाई नॉट टैक्स इनवॉइस। आप जब कंपोजिशन स्कीम में एनरोल करते हो ना तो टैक्सपेयर क्या इशू कर सकता है, बिल ऑफ सप्लाई का बिल इशू कर सकता है, उसे टैक्स इनवॉइस नहीं इशू करने की जरूरत होती, ठीक है, ना ही उसे किसी टैक्स अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करनी होती है। क्या लिखा हुआ है, अंडर द कंपोजिशन स्कीम अनलाइक द रेगुलर स्कीम वेयर अ टैक्सपेयर नीड टू प्रेजेंट द टैक्स इनवॉइस टू दैट इज अ टैक्स अथॉरिटी, टैक्सपेयर नीड टू बी प्रेजेंट द टैक्स बिल ऑफ सप्लाई। अगर मैं बात करूं रेगुलर स्कीम के बारे में तो उस टाइम टैक्स अथॉरिटी के सामने आपको टैक्स इनवॉइस प्रेजेंट करनी पड़ती थी, बट अगर मैं बात करूं कंपोजिशन स्कीम के अंदर तो आपको सप्लाई का बिल दिखा सकते हो आप। फायदा देखो। नेक्स्ट क्या है, हाई लिक्विडिटी, ये ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि टाइम ड्यूरेशन का अगर आपको समय मिल जाता है कि इतने तक हमारे पास पैसे हैं, ठीक है, उसका आप कहीं और यूज कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट क्या है, टैक्सपेयर मस्ट मेंशन द कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन। मैंने आपको बताया ना कि आप जो कंपोजिशन स्कीम में जो भी पर्सन आएगा ना वो कस्टमर से क्या नहीं कर सकता, टैक्स रिसीव नहीं करेगा, है ना, कस्टमर से क्या नहीं करेगा, कलेक्ट नहीं करेगा टैक्स। अब कस्टमर को कैसे पता चला होगा कि भाई ये जो पर्सन है कंपोजिशन स्कीम में, या फिर ये पर्सन कंपोजिशन स्कीम में, या फिर ये पर्सन कंपोजिशन स्कीम है ना। कस्टमर को पता लगाने के लिए इन सप्लायर को, इन बिजनेसमैन को अपनी रिसिप्ट के बिल ऑफ सप्लाई के ऊपर शो करना पड़ेगा कि हाँ मैं कंपोजिशन स्कीम में को रिसीव कर रहा हूं, मैं कंपोजिशन स्कीम के अंडर आ रहा हूं सेक्शन 10 के अंदर, ठीक है। तभी तो क्या होगा, कस्टमर को पता चलेगा कि वो उससे टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट है, टैक्सपेयर मस्ट बी टेक एट अ फिक्स रेट। फिक्स रेट पे क्या होगा, आपको टैक्स रेट देना होगा, जैसे कि 1% ट्रेडर के लिए, 2% मैन्युफैक्चर के लिए, 5% सप्लायर ऑफ द रेस्टोरेंट सर्विसेज के लिए। ये मैं आपको तभी बता रही हूँ, ये आपका जो रेट वाला पॉइंट आएगा ना वहां आपको डिस्कस करूंगी। ओके, क्लियर है। उम्मीद करती हूँ जो ये मैं आपको बताती हूँ कहाँ पहुंचे हुए थे हम, इस वाले पॉइंट पे पहुंचते हैं। अब देखो मैंने आपको की फीचर्स बताई हैं, अब इन की फीचर्स में मैंने आपको कम से कम 12 से 13 पॉइंट बता दिए। अब इसमें कुछ डीमेरिट्स भी हैं, कुछ बेनिफिट्स भी हैं, जिसको हम बेनिफिट्स कहेंगे, जिसको हम ड्रॉबैक्स कहेंगे। जल्दी जल्दी इसको रिकॉल करते हैं। मजा आ रहा है पढ़ने में? चलो तो चलिए, उससे पहले बेनिफिट लेने से पहले हम बात करते हैं इसकी कुछ एक कंडीशंस के बारे में कि कहां कहां एप्लीकेबल होगा। दैट मींस कंपोजिशन कहां पर अप्लाई हो सकता है, कौन से ऐसे एरिया है जहां पर अप्लाई नहीं होगा, मींस कि कौन सी ऐसी कंडीशंस आपको माननी होगी। सबसे पहले क्या लिखा, हु कैन गेट द बेनिफिट ऑफ द कंपोजिशन स्कीम। एक तो देखो टैक्स, जो भी पर्सन होगा, सप्लायर होगा, टैक्स अगर उसको डिपॉजिट करना है गवर्नमेंट के पास तो उसको जरूरी है कि वो अपने आप को क्या करे, रजिस्टर्ड करे, जरूरी है कि वो अपने आप को एनरोल करे जीएसटी के अंदर। तो सबसे पहली बात तो है कि भाई टैक्सेबल पर्सन वही होगा जो रजिस्टर्ड होगा, ठीक है। और दूसरा, कंपोजिशन स्कीम में वही पर्सन होगा जिसकी थ्रेशोल्ड जो लिमिट है ना वो एग्रीगेट टर्नओवर से क्या होगी, बिलो होगी। अब हमारी एग्रीगेट टर्नओवर हमने क्या पढ़ी थी बच्चों, जल्दी से रिकॉल करो। देखो 7-7 चैप्टर याद करने में कुछ मजा ही अलग होता है। तो 1.5 करोड़ नॉर्मल जो एरिया है, सिंपल कैटेगरी के जो स्टेट्स की बात की जा रही है। अगर मैं स्पेशल कैटेगरी के स्टेट की बात करूं तो वहां पे 70 लाख जो है हमारी टर्नओवर की लिमिट रखी गई है। इज इट क्लियर।
Only the registered person shall be eligible to the opt the composition scheme under the section 10 subsection 1, but there is a certain conditions and the registered person must be fulfilling these conditions for the opting the composition scheme. ये पता है क्या कह रहा है कि अगर मैं कह रही हूं कि अगर कोई पर्सन रजिस्टर्ड भी है टैक्सेबल उसमें जीएसटी के अंदर, ठीक है, वो कंपोजिशन स्कीम के अंदर आ सकता है, बट कुछ कंडीशन लगाई गई है, ठीक है, और वो कंडीशन डिफाइन की गई है सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 के अंदर। सबसे पहला क्या लिखा हुआ है, नॉट एंगेज इन नॉन टैक्सेबल सप्लाई ऑफ द गुड्स, सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 एंड हेड सेक्शन इज अ बी। क्या कहते हैं कि कोई भी ऐसा रजिस्टर्ड पर्सन है, ठीक है, वो कंपोजिशन स्कीम में आ सकता है, बट वो पर्सन नहीं आ सकता जो सप्लाई करता है ऐसे गुड्स की जिनके ऊपर टैक्स ही ना लगता हो। नॉन टैक्सेबल सप्लाई के ऊपर आप क्या कर रहे हो, कंपोजिशन स्कीम में आओगे तो नॉर्मल सी बात है। अब देखो पहले ही टैक्स की रेट आपको डिफाइन कर दी गई है, नॉर्मल जीएसटी से, नॉर्मल टैक्स से वो बहुत ज्यादा कम है, स्मॉल टैक्स पेयर के लिए बेनिफिट प्रोवाइड किया है, और फिर वो नॉन टैक्सेबल सप्लाई करेगा तो फिर फायदा क्या भाई स्कीम का, समझ पा रहे हो? मींस कि एक तो बेनिफिट पहले ही दे दिया कि आपको जो टैक्स की रेट है वो बहुत कम कर दिया नॉर्मल रेगुलर जीएसटी के अकॉर्डिंग, ठीक है, और फिर भी आप नॉन टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं। अब जब नॉन टैक्सेबल सप्लाई करनी है तो कंपोजिशन स्कीम में क्यों आए हो भाई, समझ पा चुके हो ना? तो दैट मीन्स कि नॉन टैक्सेबल सप्लाई वाले जो पर्सन है, जो भी पर्सन जो नॉन टैक्सेबल गुड्स की सप्लाई करते हैं वो इस स्कीम में नहीं आएंगे। सेकेंड पॉइंट इज दैट नॉट मेकिंग इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। क्या है, सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 एंड सेक्शन सी। अब यहां पे कह रहे हैं कि आपको इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई नहीं करनी है, दैट मीन्स आप अपने एरिया के अंदर ही क्या कर सकते हो, सप्लाई कर सकते हो। अगर जैसे ही आप बाहर गए तो आप कंपोजिशन स्कीम से बाहर हो जाएंगे, आप बाहर गए तो कंपोजिशन से भी बाहर, ठीक है, याद कर लो जैसे भी करना है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रखा है कि नॉट सप्लाई गुड्स थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 हेड सेक्शन डी। पता है क्या कह रहा है कि अगर कोई पर्सन, मैंने कहा कि आप, ठीक है, आप कंपोजिशन स्कीम में एनरोल हो चुके हो, आप स्मॉल बिजनेसमैन हो, तो आपने क्या किया, उसके अंदर एनरोल कर लिया, बट आप जो अपनी गुड्स की जो सर्विसेज देंगे ना, गुड्स की जो सप्लाई देंगे, वो ऐसे बिजनेसमैन के साथ नहीं देनी जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है। ई कॉमर्स ऑपरेटर मैंने बताया था ना लास्ट चैप्टर के अंदर, जो ऑनलाइन बिजनेस ट्रेड कर रहा है, और जैसे कि ये वेबसाइट्स होती हैं अमेजोन, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, इनके साथ अगर कोई पर्सन डील कर रहा है तो वो कंपोजिशन स्कीम के अंदर नहीं आएगा। इज इट क्लियर? चलो, नॉट मैन्युफैक्चर नोटिफाई गुड्स अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 ई के अंदर, यानी कि कुछ एक गुड्स के अंदर ना ये स्पेसिफाई किया गया है कि ये पर्सन, अगर कोई पर्सन इनके अंदर काम कर रहा है, मतलब डीलिंग कर रहा है, जैसे कि आइसक्रीम हो गया, ठीक है, और पान मसाला हो गया, ठीक है, टोबैको हो गया, या फिर टोबैको से बने हुए कुछ भी अदर कंपोनेंट्स हैं, सब्स्टिट्यूट्स हैं, अगर आप उनसे डील कर रहे हैं, मतलब आप वो खुद मैन्युफैक्चरर हो, तो आप कंपोजिशन स्कीम के लायक नहीं है। दैट मीन्स आप कंपोजिशन से बाहर है, आप नॉर्मल जीएसटी के थ्रू ही ऑपरेट होंगे, है ना? तो यहाँ पे यही स्पेशल कैटेगरी आपको याद रखनी है ये। ओके, नेक्स्ट क्या है, नॉन रेजिडेंट फॉरेन ट्रेड फॉरेन टैक्स पेयर। कोई भी नॉन रेजिडेंट है, या फिर मैं कहूं कि कैजुअल टैक्स पेयर भी, राइट, कैजुअल टैक्स पेयर भी इसके अंदर नहीं आएंगे। अब कैजुअल का मतलब क्या, नॉन रेजिडेंट का तो पता है, जो मतलब भारत का निवासी नहीं होता, है ना, भारत की क्या है, उसके भारत के अंदर नहीं रहा, वो उस पर्सन को बोला जा रहा है। कैजुअल टैक्स पेयर का मतलब होता है कि वो पर्सन होते हैं जो मतलब कि जो टेम्परेरी है, कहीं कहीं बिजनेस कर रहा है, कुछ दिन किसी एरिया में बिजनेस कर रहा है, कुछ दिन किसी एरिया में बिजनेस कर रहा है। अब वो एक दिन पंजाब में कर रहा है, एक दिन हरियाणा में कर रहा है, एक दिन कहीं और कर रहा है। अब देखो वो अपना स्टेट ही चेंज कर रहा है, तो पहली बात तो ये वैसे ही आउट हो गया, इंटर तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। दूसरा, इनकी प्लेस ऑफ सप्लाई एग्जिस्ट पॉइंट नहीं पता कि हमें कहाँ करते हैं। तो कहने का मतलब वो पर्सन होते हैं जो, अगर मैं आपको इसकी एग्जैक्ट मीनिंग बताऊं तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, समवन हु occasionally undertaking the transactions involving the supply of goods and services और बहुत ऐसे पर्सन होते हैं जो occasionally अपने काम को परफॉर्म करते हैं, जैसे कि मेले लगते हैं ना, उनकी बात की, उनके वे भी इसके अंदर आ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या करें कि पर्सन रजिस्टर्ड एंड इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, कोई भी आईएसडी के अंदर अगर रजिस्टर्ड है तो वो भी क्या है, कंपोजिशन स्कीम में नहीं आ सकता। या फिर मैं कहूं कि एक पर्सन जो कि रजिस्टर्ड है टीडीएस डिडक्टर या फिर टीसीएस कलेक्टर में, वो भी कंपोजिशन स्कीम के अंदर नहीं आ सकता। तो कहने का मतलब आपको एक लिमिट याद रखनी है कि उसकी लिमिट
1.5 और 75 लाख से क्रॉस नहीं होनी चाहिए, और ऐसी सप्लाई नहीं करनी चाहिए जो हमारी कंट्री, हमारे स्टेट से बाहर हो, दैट मींस इंट्रा स्टेट, और वो सप्लाई भी टैक्सेबल सप्लाई होनी चाहिए। ओके, और वो जो सप्लाई कर रहा है ना, वो किसी ऐसे पर्सन के साथ मिलके ना करे कि जो ई कॉमर्स ऑपरेटर हो, ठीक है, और उन सामान को ना बनाए जो कि डिफाइन किए गए हैं सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 ई के अंदर, जैसे कि आइसक्रीम हो गया, पान मसाला हो गया, तंबाकू हो गया, ठीक है। और नॉन रेजिडेंट और कैजुअल टैक्स पेयर तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये तो ऑलरेडी इसमें से बाहर है कंपोजिशन स्कीम से, ठीक है। हाँ, ये दो पॉइंट आपके याद करने के, देखो ये तो आप स्टोरी के साथ, जैसे मैं बना रही हूँ ना स्टोरी, वैसे आप याद कर सकते हो, है ना। बट ये जो टैक्स, ये दो पर्सन आपको याद करने होंगे, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर और टीडीएस डिडक्टर और टीसीएस डिडक्टर। ओके, चलो अब बात कर लेते हैं इसकी टर्नओवर की बात में, टर्नओवर के साथ साथ इसकी रेट के बात में, दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे मैं आपको टर्नओवर बता चुकी हूँ, अब आपके लिए इजी रहेगा समझना। देखो ये कंपोजिशन स्कीम ना केवल स्मॉल टैक्स पेयर के लिए है, ये नहीं है कि हर कोई पर्सन इसके अंदर एंटर कर रहे हैं। अब आप ये कहेंगे कि मैम इतनी देर से आप यही तो समझा रहे हो, हाँ मैं यही समझा रही हूँ, तो आपको याद करवा रही हूँ ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहने का मतलब है, जो कंपोजिशन स्कीम है वो केवल स्मॉल टैक्स पेयर के लिए है, या फिर ऐसे टैक्स पेयर जो इस लिमिट को क्रॉस नहीं कर रहे हैं, कहने उसमें मीडियम भी आ सकते हैं, ठीक है। वैसे मीडियम की लिमिट थोड़ा सा ना ये होता है कि जब मीडियम ही हो गया तो कहीं ना कहीं उससे तो क्रॉस करेगा, ठीक है। तो कंपोजिशन स्कीम की जो लिमिट है टैक्स पेयर की, हुज एग्रीगेट टर्नओवर इज अप टू, ध्यान से सुनो, ध्यान से देखो इन शब्दों को, अप टू 1.5 करोड़, 1.5 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, किससे, 40 लाख से लेकर 1.5 करोड़ से। अगर मैं बात करूं स्पेशल कैटेगरी स्टेट से, तो वहां पर 70 लाख की लिमिट है, किन किन राज्यों को छोड़ के, एक तो जम्मू एंड कश्मीर और उत्तराखंड। तो इनके ऊपर कौन सी भी लिमिट अप्लाई होगी, इनकी अमाउंट क्या होगी भाई, थ्रेशोल्ड लिमिट इनकी है भाई 1 करोड़, ठीक है, समझ में आ गया। तो इनकी लिमिट है 1 करोड़, जो कि रजिस्टर्ड है अंडर द जीएसटी कंपोजिशन स्कीम अंडर सेक्शन 10 के अंदर। इज इट क्लियर? चलिए, तो इन केस ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर की बात की जाए, वैसे जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, जैसे कि रेस्टोरेंट की बात की जाए, अगर वो है, ठीक है, बट अगर वो है तो उनकी क्या है लिमिट, 50 लाख है, बट 50 लाख तब है जब वो अल्कोहल में डील ना करते हो, दैट मीन्स उनकी सर्विसेज अल्कोहल के छोड़ के तब हो रही हो, समझ में आ रहा है। दिस टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट टू बी फिक्स्ड एट अ रुपीज ऑफ 50 लाख। फॉर द रेस्टोरेंट द टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट इज रुपीज 1.5 करोड़, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब आप ये कहेंगे कि मैम अभी तो आपने 50 लाख बताया, अब आपने 1.5 लाख, आपको मैं एक टेबल से समझाऊंगी। ऊपर वाला तो आपको समझ में आ गया कि जो सिंपल स्टेट है, ठीक है, उनके लिए 1.5 करोड़ है, जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के जो स्पेशल कैटेगरी के जो स्टेट है 75 लाख, और जम्मू एंड कश्मीर एंड उत्तराखंड के लिए ये 1 करोड़ है, ठीक है। अब स्पेसिफिक रेट को डिस्कस करेंगे, देन इस टेबल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगी कि कहने का मतलब क्या है। अब देखो, आपके काफी सारे पर्सन होते हैं, जैसे कि मैंने आपको मैन्युफैक्चरर के बारे में पढ़ा, ट्रेडर के बारे में बताया, आपको रेस्टोरेंट सर्विसेज के बारे में बताया, सर्विस जो नॉर्मल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं रेस्टोरेंट को छोड़ के, उनकी बात की जा रही है। अगर वो पर्सन है तो उनके लिए मैन्युफैक्चर के लिए, अदर देन द मैन्युफैक्चर ऑफ द सच गुड्स, जो कि नोटिफाइड की गई थी, अभी बताओ जल्दी से किस में नोटिफाइड किया गया था, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 और ई के अंदर, ठीक है। इन प्रोडक्ट को छोड़ के, ठीक है, इन प्रोडक्ट को छोड़ के जो भी गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया, आइसक्रीम हो गया, पान मसाला हो गया, तंबाकू हो गया, तंबाकू से संबंधित जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनको छोड़ के अगर कोई मैन्युफैक्चरर है तो उसके ऊपर लिमिट वही है 1.5 करोड़, बट जो टैक्स की रेट है वो 1% है। अब 1% के में से क्या होता है, जो जीएसटी का ही पार्ट है बच्चे, ये भी है ना। सिमिलरली कहीं ना कहीं ये होता है कि सिंप्लीफाइड टैक्स के रूप में इसको एक्सप्लेन किया गया कंपोजिशन स्कीम को। अब जैसे जीएसटी 2 पार्ट्स में डिवाइड होता था, वैसे ही कंपोजिशन स्कीम के अंदर जो भी टैक्स कलेक्ट करेंगे तो वो क्या होगा, वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। फर्स्ट इज दैट इज सीजीएसटी और एसजीएसटी। अब आप ये क्वेश्चन मत कहना कि मैम सीजीएसटी एसजीएसटी ही क्यों लग रहा है, रीजन साथ में बताती हूं। यहां पर केवल इंट्रा स्टेट सप्लाई होती है, और जब इंट्रा स्टेट सप्लाई होता है टैक्स कौन सा लगता है, ये हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर डिस्कस किया था। गुड, सब बच्चों का सही है, ये सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा, समझ में आ गया। और यहां पर 0.5% इसके पास जाएगा, 0.5% इसके पास जाएगा, दैट्स इट। अगर मैं बात करूं रेस्टोरेंट के, जो कि अल्कोहल में डील नहीं करता, मींस कि अल्कोहल की सर्विस नहीं दे रहा, तो उसके लिमिट भी 1.5 करोड़ है।
एक सेकेंड, 50 करोड़ है, राइट, 50 करोड़ है, यहाँ पे शायद 50 ही करोड़ मिलेगा, राइट, हाँ 50 लाख, सॉरी 50 लाख है। डाटा ये चेंजेस होते रहते हैं, आप इसको चेक कर सकते हो जब भी आप, जो भी स्टूडेंट जैसे कि यूट्यूब पे देखेंगे उनके लिए बता रही हूँ, ठीक है, आप उसको ऑनलाइन चेक कर सकते हो, स्पेशली मेंशन करके कि रेस्टोरेंट सर्विसेज नॉट सर्विंग अल्कोहल द स्पेसिफाई लिमिट फॉर द कंपोजिशन स्कीम, ये लाइन लिख सकते हो, देन आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसके ऊपर जो टैक्स की रेट है 5% है, 2.5% CGST, 2.5% SGST, 2.5% केंद्रीय सरकार के पास और 2.5% हमारा राज्य सरकार के पास। अगर मैं कहूं कि कोई ऐसा रेस्टोरेंट है जो अल्कोहल की सर्विसेज देता है तो इस कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। पहली बात तो ये, अगर रेस्टोरेंट को छोड़ के बाकी कहीं और सर्विसेज दे रहे हैं तो वो क्या आ जाएगा, हमारा 6% हमारा कंपोजिशन स्कीम के तहत आपको ऊपर रेट लगेगी, तो डिवाइड हो जाएंगे सिंपली। इस टेबल के थ्रू आप बिल्कुल ही आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अभी आप ये कहेंगे, इस कंडीशन को हम लास्ट में पढ़ेंगे, सारा जब चैप्टर हो जाएगा ना कंडीशन लास्ट में पढ़ेंगे। इसमें 3 पॉइंट न्यू है, बाकी आपके पॉइंट जो है सिमिलर है, बट 3 पॉइंट नहीं। तो सीधा हम पहुंचते हैं प्रोसीजर के ऊपर, प्रोसीजर अंडर द कंपोजिशन स्कीम। इस पॉइंट को ना बहुत अच्छे से समझना बच्चे, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, बहुत ज्यादा। मैं कहूं कितना ज्यादा कहूं मुझे भी नहीं पता, यहां से क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। ओके, सो एक सेकेंड, तो यहां पर देखो एक लाइन लिखी जा रही है, सबसे पहले ओल्ड इनडायरेक्ट सिस्टम, ठीक है, फिर आप अपना आया GST। अब मैं बात कर रही हूं अपने कंपोजिशन स्कीम की। क्लियर है, सबको नजर आ रहा है। अब देखो, मैंने ओल्ड इनडायरेक्ट सिस्टम के अंदर मैंने क्या बताया था कि आपके ऊपर क्या क्या लगते थे, एक्साइज ड्यूटी लगती थी। ध्यान से समझना, देखो थोड़ा सा टाइम लगेगा बट इसको अच्छे से करेंगे, ठीक है। एक्साइज ड्यूटी लगती थी, कस्टम ड्यूटी, ठीक है, वैट, और हमारा सेल्स टैक्स लगता था जिसको हम कैनवेट भी कहते थे, राइट। और काफी सारे टैक्सेस है, जैसे कि सर्विसेज हो गया, एंटरटेनमेंट हो गया, परचेज हो गया, ये काफी सारी सर्विसेज लगती थी। ओके, अब नॉर्मल सी बात है, GST आने से पहले जो लोग इनके अंदर ऑलरेडी रजिस्टर्ड थे उनको भी GST में आना पड़ेगा, है ना। कहने का मतलब जो इनके अंदर रजिस्टर्ड थे ओल्ड रिजाइम के अंदर, अब उनको क्या करना पड़ेगा, न्यू रिजाइम के अंदर आना पड़ेगा। उनके लिए भी इनको क्या करना पड़ेगा, इंटीमेशन देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, इंटीमेशन। इंटीमेशन होती है इंफॉर्मेशन देना, किसको देगी, डिपार्टमेंट को दी जाती है। और ये इंटीमेशन ऐसे बोल के नहीं दी जाएगी। अब देखो कितने सारे भारत के अंदर कितने लाखों जो लोग होंगे इनके अंदर रजिस्टर्ड होंगे, है ना। तो नॉर्मल सी बात है, इसको ऑनलाइन रजिस्टर्ड किया जाता था। तो हर के लिए क्या है, एक स्पेसिफिक फॉर्म बनाया गया है। इन्हें पता है क्या बोलते हैं, इन्हें बोला जाता है मिग्रेशंस इन न्यू GST रिजाइन। तो इनके लिए स्पेशल फॉर्म बनाया गया, क्या, GST CMP 01। ध्यान रखोगे इस बात को, GST CMP 01 उनके लिए जो पुराने टैक्सेशन से अब GST में एनरोल करना चाहते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चे, इनके पास ना स्टॉक भी होगा, ये तो है नहीं कि ये ऐसे ही बैठे होंगे खाली दुकान करके, खाली शोरूम में, नहीं ना, इनके पास स्टॉक भी होगा। तो अगर वो स्टॉक की इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, दैट मीन्स, पेन को चेंज करती हूं मैं, दैट मीन्स अगर वो डिटेल ऑफ स्टॉक की डिटेल देना चाहते हैं तो GST CMP 03 एक फॉर्म है, उसके अंदर आपको फिल करना होगा और फाइनली इसको सबमिट करना होगा। पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया कि जब ओल्ड इनडायरेक्ट सिस्टम से जब हम GST के अंदर कन्वर्ट कर रहे थे तो वो पर्सन क्या करेंगे, अपने आप को GST में कन्वर्ट तो करेंगे, तो उनके लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा जिसका नाम क्या है, GST CMP 01। और अगर आप डिटेल देना चाहते हैं स्टॉक की तो वो दी जाएगी GST CMP 03 के अंदर। ओके, और स्टॉक की डिटेल है ना बच्चे, आपको ना 60 दिनों के अंदर अंदर देनी है।
समझ में आ गया है सारा का सारा? पक्का? चलो, एक कंडीशन आ जाती है बच्चे कि अगर मैं कहूं कि जो टैक्स पेयर है वो फ्रेश है, अब जरूरी, अब मैं कहूं कि मुझे खुद को जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड करवाना है, तो मैं फ्रेश रजिस्ट्रेशन हूं, फ्रेश रजिस्ट्रेशन हूं, तो मेरे लिए भाई कौन सा फॉर्म होगा? मेरे लिए भी तो कोई फॉर्म होगा ना, तो मेरे लिए है भाई जीएसटी सीएमपी। चलो हम इसको ना इस वाले ही पेन से लिखेंगे, येलो से। आई होप आपको थोड़ा सा देखने में दिक्कत हो रही होगी। जीएसटी सीएमपी 02 के अंदर, सॉरी 02 के अंदर नहीं, एक सेकेंड, ये तो नया है पर्सन, कोई पुराना है, स्विचिंग का काम नहीं है, पुराना नहीं है, तो जीएसटी आरईजी रजिस्ट्रेशन 01 के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा? अपने आप को रजिस्टर्ड करना होगा, देन इंटीमेशन देनी होगी। ठीक है, अगर मैं कहूं कि एक ऐसे पर्सन भी तो हो सकते हैं ना कि जैसे मैंने कहा कि सिंपल जीएसटी से वो किस में आना चाहते हैं? कंपोजिशन स्कीम में आना चाहते हैं, तो उनको भी तो कोई फॉर्म भरना पड़ेगा ना, उनको भी तो इंटीमेशन देनी पड़ेगी ना। तो ये इंटीमेशन कौन से फॉर्म में देंगे डिपार्टमेंट को? तो ये फॉर्म नंबर है जीएसटी सीएमपी 02। तो इस केस को पता क्या कहते हैं? इस केस को कहते हैं जब जीएसटी से वो कंपोजिशन में आ रहे हैं तो उसको बोलते हैं स्विचिंग फ्रॉम द जीएसटी टू द कंपोजिशन स्कीम। समझ में आ गया इतना? जो कंसेप्ट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूं, अगर जीएसटी सीएमपी 01 है तो मतलब पुराने सिस्टम में से आप इस वाले सिस्टम में आ रहे हैं तो उसको बोलते हैं माइग्रेशन इन द न्यू जीएसटी डिजाइन। अगर मैं कहूं कि आप वही जो पर्सन है, ये जो पर्सन है अपने स्टॉक की डिटेल देना चाहते हैं, तो उसे जीएसटी सीएमपी 03 को क्या करना पड़ेगा? इंटीमेशन देने के लिए भरना पड़ेगा। अगर मैं कहूं कि कोई जीएसटी से कंपोजिशन स्कीम में आ रहा है तो जीएसटी सीएमपी 02 इसके लिए है। अगर कोई फ्रेश ही है तो उसके लिए सीएमपी नहीं, उसके लिए न्यू रजिस्ट्रेशन की बात की जाएगी। ओके, चलो, तो यहां पे देखो यही चीजें लिखी हुई हैं, अब आपको समझने में थोड़ा सा इजी हो जाएगी। देखो क्या लिखा हुआ है, अगर कोई पर्सन स्विच कर रहा है ओल्ड सिस्टम से, ओल्ड इनडायरेक्ट सिस्टम से, किसमें? जीएसटी के अंदर, तो उसे क्या बोला जाएगा? मिग्रेशन इंटीमेशन इलेक्ट्रॉनिक फाइल उसे सबमिट करनी पड़ेगी। तो फाइल नंबर क्या है? जीएसटी सीएमपी 01। कब से पहले? प्रायर टू द जुलाई 2017 से, क्योंकि 1 जुलाई 2017 को तो हमारा जो ये कंसेप्ट है जीएसटी का, ये खुद आया था, खुद इंप्लीमेंट हुआ था। ठीक है, अगर मैं कहूं ये डेट क्या बढ़ सकती है? कई बार ऐसा होता है ना कि आप भूल जाते हो, या फिर मैं कहूं कि आप जैसे कि फॉर्म फिल करने में आप लेट हो जाते हो, क्या वो उसकी डेट एक्सटेंड हो सकती है इसी तरह से? यस, ये कब होगी? ओनली द परमिशन ऑफ द, यहां पे परमिशन आएगी दिस, अच्छा ठीक है, दिस पीरियड मे बी एक्सटेंडेड बाय द कमिश्नर इन हिज बिहाफ। वो अपने बिहाफ पे, कमिश्नर जी क्या कर सकते हैं? अपने बिहाफ पे क्या करेंगे? इस पीरियड को बढ़ा सकते हैं। अगर मैं कहूं कि उसे स्टॉक की डिटेल देनी है इन्हीं पर्सन्स को, तो वो उनके लिए भी उन्हें क्या करना पड़ेगा? इंटीमेशन देना पड़ेगा, और वो इंटीमेशन सीएमपी 03 में देना पड़ेगा विद इन 60 डे के अंदर अंदर। ठीक है, और इस पीरियड को भी कौन बढ़ा सकता है? कमिश्नर बढ़ा सकता है अपने बिहाफ पर। ओके, ये जो पूरी राम गाथा है ये इसके अंदर हमने लिखी हुई है। अब देखो मैंने आपको ना 3 तरीके से समझा दिया, उम्मीद करूंगी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के। देखो इसी के ना 3 पॉइंट है। इंटीमेशन फॉर द कंपोजिशन स्कीम, इंटीमेशन के 3 पॉइंट है। सबसे पहला कि आप क्या कर रहे हो? मिग्रेटिंग, एक सेकेंड, इसे हम क्या बोलेंगे? स्पेशली इन केस ऑफ द पर्सन, राइट, मैं इसको पूरा लिख देती हूं। इन केस ऑफ पर्सन मिग्रेटिंग फ्रॉम existing law to, राइटिंग बहुत ज्यादा गंदी हो गई है बट मैं आपको बोल के बता रही हूं तो आप सुन लेना। ठीक है, ये आ गया आपका फर्स्ट केस। देन उसके बाद आपका सेकंड केस क्या है कि जब आप क्या कर रहे हैं, आपका फ्रेश रजिस्ट्रेशन हो रहा है। ठीक है, देन थर्ड पॉइंट क्या है आपका? टैक्सेबल पर्सन क्या कर रहा है?
अपने आप को क्या कर रहे हैं, स्विच कर रहे हैं फ्रॉम नॉर्मल लिवाई से कहां पर, टू कंपोजिशन स्कीम से, वो यहां पर स्विच कर रहे हैं। तो इस केस के अंदर क्या करना पड़ेगा, यहां पर हमने डिस्कस कर लिया। फ्रेश रजिस्ट्रेशन की ओर बात कर लेते हैं। फ्रेश रजिस्ट्रेशन की बात की जाए तो वहां पर आपको इंटीमेशन देना होगा जीएसटी REG 01 के अंदर, और दिस शैल बी कंसीडर एज द इंटीमेशन टू पे द टैक्स अंडर द कंपोजिशन स्कीम। जैसे ही आप इसको फिल करते हो ना, तो ये जो फॉर्म फिल करते ही, राइट, जैसे ये होता है ना कि आप कोई एग्जाम देना चाहते हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हो, या फिर मैं कहूँ कि आप UGC नेट या फिर GRF का एग्जाम देना चाहते हो, UPSC का एग्जाम देना चाहते हो, तो इसका मतलब आपके मन में इच्छा है कि आप उस पोस्ट पे अपॉइंट होना चाहते हो। तो इसी तरह से इसके अंदर भी अगर जैसे ही आपने GST REG 01 फिल किया, तो इसका मतलब यह है कि आप क्या करना चाह रहे हो, कंपोजिशन स्कीम में अपने आप को एनरोल करना चाह रहे हो। क्लियर है? चलो, अगर मैं कहूं कि टैक्सेबल पर्सन जो कि नॉर्मल लिवाई से कंपोजिशन स्कीम के अंदर अपने आप को कन्वर्ट कर रहा है, तो क्या होगा सॉरी, उस केस में आपको GST CMP 02 फिल करना होगा, ठीक है। और कब से, प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर फॉर विच द ऑप्शन टू पे द टैक्स अंडर द कंपोजिशन स्कीम इज एक्सरसाइज। अब मैं कहूं जैसे कि 2024 1 अप्रैल 2024 से हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, ठीक है। आप 2023 में सोच रहे हैं कि मैं ना अगले साल ना कंपोजिशन स्कीम में आ जाता हूं, जिससे मुझे ये फायदे होंगे जो अभी हमने डिस्कस किए, ठीक है। टैक्स का फायदा होगा, फ्लेक्सिबिलिटी होगी, लिक्विडिटी होगी, ठीक है। ये काफी सारे फायदे जो हमने डिस्कस किए। तो अगर आप सोच रहे हैं ना, तो जरूरी है कि ये जो एप्लीकेशन है ना, जो GST CMP है 02, उसको आपको 1 अप्रैल 2024 है ना, इसके शुरू मतलब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर शुरू होने से पहले आपको करना होगा, क्योंकि इस फाइनेंशियल ईयर से तो आपका ये जो कंपोजिशन स्कीम है वो क्या हो जानी शुरू हो जाएगी, काम करना शुरू हो जाएगी। मतलब आपके ऊपर वही रूल रेगुलेशन अप्लाई होंगे जो कंपोजिशन स्कीम के, ठीक है। दैट मीन्स उस पीरियड स्टार्ट होने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर अपने आपको एनरोल करना होगा, ठीक है। अब वही बात, अब पुराने टैक्सेशन सिस्टम से, मींस कि GST सिस्टम से ये क्या कर रहा है, नॉर्मल लिवाई से ये क्या कर रहा है, कंपोजिशन स्कीम में आ रहा है, तो उसके अंदर भी तो भाई स्टॉक रखा होगा ना लोगों का, है ना। अब देखो मैंने यहाँ पे बताया कि जो कंपोजिशन स्कीम में आना चाहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो व्यक्ति है, यहाँ पे जो GST के अंदर जो पर्सन है, क्या इसके पास कोई स्टॉक नहीं होगा? जैसे इनके पास था स्टॉक, तो इसके पास भी होगा, तो इसकी इंफॉर्मेशन भी तो देनी पड़ेगी ना, पड़ेगी। तो इसके लिए भी आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा, क्या, GST ITC 03। अब यहाँ पे ना ITC क्यों आया भाई, दिमाग में एक क्वेश्चन उठना चाहिए आप लोगों के, यहाँ पर ITC क्यों आया? ITC का मतलब है इनपुट टैक्स क्रेडिट। देखो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्यों दिया जाता है, देखो कंपोजिशन स्कीम है आपकी, कंपोजिशन स्कीम है आपकी, इसके अंदर ये बोला गया है कि आप ITC का फायदा नहीं ले सकते। तभी तो यहाँ पे ITC लगाया, क्योंकि आपको ये पता लगे, जो डिपार्टमेंट उनको पता चले कि आप यहाँ पे एनरोल हो चुके हैं कंपोजिशन में, और दूसरा आपके पास क्या क्या स्टॉक अवेलेबल है। अब यहां से क्वेश्चन उठता है कि जो हमारे पास पहले जो स्टॉक था उसके ऊपर क्या हमें हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये पॉइंट हम डिस्कस करेंगे यहां पर। ये वाला पॉइंट, GST कंपोजिशन स्कीम ट्रांजिशन प्रोविजन फॉर द इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो इसको थोड़ी देर के लिए आप होल्ड रखें, ठीक है। इसको मैं समझाऊंगी, थोड़ी देर के लिए होल्ड रखें, तभी मैं आपको बता रही हूँ। चाहे वो गुड्स आपकी स्टॉक में हो, चाहे फिनिश गुड्स में हो, या फिर फिनिश में हो, कैसे भी हो, तो उसके लिए आपको रिवर्स चार्जेस मैकेनिज्म के अंदर जो क्राइटेरिया, उसको चलो मैं बता रही हूँ, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसको अभी नहीं डिस्कस करते। समझ में आ गया? अगर कोई पर्सन नॉर्मल डिवाइस से कंपोजिशन स्कीम में आ रहा है, चलो तो अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। प्रोसेस की सेकंड पॉइंट आ रहा है, ये क्या कह रहे हैं कि इफेक्टिव डेट ऑफ द कंपोजिशन लिवाई, दैट मीन्स कि कब से कौन सी तारीख होगी जब हमारे ऊपर कंपोजिशन स्कीम का जो उसके अकॉर्डिंग जो टैक्स रेट है वो आपके ऊपर अप्लाई होगा। देखो हमने 3 सिचुएशन पढ़ी अभी, क्या पढ़ी है, माइग्रेटिंग फ्रॉम द एग्जिस्टिंग लॉ टू द GST लॉ, फ्रेश रजिस्ट्रेशन, एंड अगर स्विचिंग किया जा रहा है नॉर्मल लिवाई से कंपोजिशन लिवाई में, इनकी डेट पूछी जा रही है, कब से लगेगा। अब देखो इनडायरेक्ट सिस्टम से जो भी आपके जितने भी पुराने जो सिस्टम्स हैं उनसे आप
न्यू में आ रहे हो जीएसटी के अंदर, तो नॉर्मल सी बात है इसकी इफेक्टिव डेट वही होगी ना जब हमारे भारत में जीएसटी को अप्लाई किया गया था। अब भारत में कब अप्लाई किया गया था मैंने ओवरव्यू में डिस्कस किया था, है ना। ओवरव्यू के साथ साथ मैंने जो एमसीक्यू क्वेश्चन भी करवाए थे उसके अंदर पूरे पांचों के पांचों चैप्टर के हमने एमसीक्यू डिस्कस किए थे। 37 एमसीक्यू थे और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया आप सभी ने, बहुत अच्छे से आप कमेंट्स भी कर रहे हैं, उनका आंसर जो मैंने पूछा वो भी बता रहे हैं। तो रिक्वेस्ट है कि आप अगर बाकी चैप्टर्स को आप नहीं देख पा रहे हो प्लीज एमसीक्यू को तो जरूर देखें, ठीक है, क्योंकि उसमें सभी के सभी पांचों चैप्टर का पूरा कंसाइज फॉर्म में एक समरी टाइप में मैंने सारा उसमें क्वेश्चन डाले हुए हैं। तो उसके अंदर मैंने डिस्कस किया था 1 जुलाई 2017 के अंदर इसको डिस्कस इंप्लीमेंट किया गया था, बट जम्मू कश्मीर में 7 जुलाई को आया था अभी, तो उसी तारीख से क्या होगा हमारी इफेक्टिव डेट होगी। नेक्स्ट आ जाता है कि अगर आपने फ्रेश रजिस्ट्रेशन करवाया है, आपने नया नया रजिस्ट्रेशन करवाया है, तो उस डेट से होगी जिस तारीख को आपने अपना फ्रेश रजिस्ट्रेशन करवाया। मैं कहूंगी जैसे कि अब मैंने 2024 के अंदर 1 अप्रैल से मैंने अपने आपको कंपोजिशन स्कीम में लाई हूं, तो जो 1 अप्रैल है ना, तो वो मेरे लिए क्या है, कंपोजिशन स्कीम की इफेक्टिव डेट है रेट की। नेक्स्ट क्या है, स्विचिंग का पॉइंट। स्विचिंग का मतलब क्या है कि आप अपने आप को क्या कर रहे हैं, नॉर्मल से कंपोजिशन में ला रहे हैं, तो उस साल से होगी जिस साल आप क्या कर रहे हो फाइनली कंपोजिशन में आएंगे। दैट मींस फाइनेंशियल ईयर से पहले आपको क्या करना पड़ेगा। मैं सोच रही हूँ कि चलो 2025 में ही मैं अपने आप को कंपोजिशन में लिया हूं, तो 2024 में मुझे इंटीमेशन देनी पड़ेगी, है ना, और 2025 में मेरी वो रेट अप्लाई होनी शुरू हो जाएगी, जिसे हम क्या कहेंगे, इफेक्टिव डेट कहेंगे। ओके जी। नेक्स्ट आ जाता है आपका वैलिडिटी ऑफ कंपोजिशन लिवाई। वैलिडिटी ऑफ कंपोजिशन लिवाई क्या है, मतलब कब तक ये जो कंपोजिशन स्कीम का जो बेनिफिट है हम उठा पाएंगे। वो बेनिफिट कितनी लिमिट का होगा। ये होता है ना कि जैसे कि ये जो लाइसेंस है आपको दोबारा से रिन्यूअल करवाना होगा, री इशू करवाने होते कई कुछ डॉक्यूमेंट, राइट। तो ऐसा क्या कंपोजिशन स्कीम में भी है? नो, क्योंकि जो कंपोजिशन स्कीम में जो वैलिडिटी है ना वो लाइफ टाइम तक है, लाइफ लॉन्ग आप उसको क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो स्कीम के बेनिफिट्स को। बट देयर इज अ सम पॉइंट, जैसे कि मैं कहूं कि अगर आपने जो इन्होंने कंडीशन रखी है, जो भी इन्होंने अभी मैंने आपको भी कुछ कंडीशन आपको बता दी है, बट कुछ कंडीशन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जो भी मैंने आपको बताया ना कि ये पॉइंट्स कंडीशन वाला, कुछ पॉइंट यहाँ पे डिस्कस हो चुके, 3 से 4 पॉइंट और हैं जिनको हम और डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर किसी भी पर्सन ने जो कि कंपोजिशन स्कीम में है उसने कंडीशन को तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया, तो नॉर्मल सी बात है ये उससे बाहर आ जाएगा। मैं कहूँ कि उसकी जो टर्नओवर है 1.5 लाख से क्रॉस हो गई है, 1.5 करोड़ से, ठीक है, तो भी उससे क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा कंपोजिशन स्कीम से। तो यही तो बात कह रहे हैं कि अगर कंपोजिशन स्कीम आपकी लाइफ लॉन्ग है, बट वो कब विड्रॉ हो जाएगा कंपोजिशन स्कीम से, अगर उसकी टर्नओवर क्या हो जाएगी, एक्सीड हो जाएगी, बिजनेस एक्टिविटी के अंदर चेंज करेगा, मतलब ऐसे बिजनेस में डील करना लग जाए, क्या पता वो ई कॉमर्स ऑपरेटर के साथ काम करने लग जाए, तो कंपोजिशन से बाहर हो जाएगा। क्या पता जो उसकी जो लिमिट है, जैसे मैं कहूँ कि जो इंटर स्टेट सप्लाई करने लग जाए तो बिजनेस चेंज हो जाएगा। ऐसे गुड्स की सप्लाई करने लग जाए जिनके ऊपर टैक्स ही नहीं लगता हो, नॉन टैक्सेबल सप्लाई करने लग जाए, तो भी कंपोजिशन स्कीम में होगा। समझ में आया ना, जो हमने सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 के अंदर डिस्कस किया ना कि वो कंडीशन कौन सी है, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पे नजर आ रही होगी, या फिर मैं कहूँ कि आपने गलत इंफॉर्मेशन दे दी, ठीक है। ये आपको कंसाइज फॉर्म में मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया। लाइफ टाइम तक है, विड्रॉल आप कर सकते हो जब आप क्या है कंसीडर, आप उसको क्या करते हो, अपनी जो भी कंडीशन है, जो भी आपकी फॉर्मेलिटीज है, जो भी आपको लिमिट दी गई है, आपने उसको क्या कर रहे हो, खत्म कर रहे हो, समाप्त कर रहे हो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है विड्रॉल फ्रॉम कंपोजिशन स्कीम। अब वही तो बात कही है, अगर आप विड्रॉल कर रहे हैं, ठीक है, एक तो आप खुद विड्रॉल करें, वॉलंटरियल विड्रॉल करें, तो उसके लिए भी भाई आपको इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी गवर्नमेंट को। अब देखो विड्रॉल का भी काम यहां पे है, कहां गया, ये तो थे सारे के सारे रजिस्ट्रेशन के, है ना, सारा रजिस्ट्रेशन का पढ़ा हमने, यहां ऊपर हमने डिस्कस कर लिया है, 03 तक हमने इंटीमेशन दिया है, इफेक्टिव डेट आ गई है, वैलिडिटी आ गई है। अब बात करते हैं अगर कोई पर्सन क्या कर रहा है, अपने आप को उस कंपोजिशन स्कीम से बाहर अपने आप को निकालना चाह रहे हैं, तो अगर विड्रॉल का पॉइंट है, कोई पर्सन अपने आप को कंपोजिशन स्कीम से, कंपोजिशन स्कीम से सिंपल नॉर्मल में लेके आना चाहते हैं, ठीक है, नॉर्मल लिवाई के अंदर लेके आना चाहते हैं, तो उसे क्या करना पड़ेगा, क्या वो ऐसे ही आ जाएगा बाहर? जब वो पूछ के अंदर आया, इंटीमेशन दे के अंदर आया है, तो बाहर भी तो पूछ के आएगा ना, जैसे कि क्लास में एंटर होते हैं,
मे आई कम इन मैम, जब बाहर जाते हैं मे आई गो मैम, ऐसा होता है ना, आपका ही एग्जांपल दे रही हूं मैं। तो इसी तरह से जब आप किसी भी स्कीम से जब बाहर जाते हैं तो ऑब्वियस ही बात है कि आप उससे भी क्या करेंगे, एक इंटीमेशन देंगे। क्या देंगे, एक इंटीमेशन देंगे। वो इंटीमेशन क्या होगा आपका, GST CMP। अब देखो 1 हो गया है, 2 हो गया है, 3 हो गया, तो कौन सा आएगा, 04। शाबाश, बहुत अच्छे बच्चे, बस ऐसे याद करते चले जाओ, हो गया काम। चलो देखो क्या लिखा हुआ है, विड्रॉल फ्रॉम द कंपोजिशन स्कीम, विड्रॉल और फेलियर टू सेटिस्फाई द एनी कंडीशन। अगर आप कोई कंडीशन भी आप मतलब क्रॉस कर चुके हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया 1.5 करोड़ से, या फिर मैं कहूँ कि यही सारी लिमिट जो ऊपर अभी ये जो डिस्कस की है, ये सारी लिमिट, ठीक है, ऐसा हो जाता है तो भी आप क्या कर सकते हो, विड्रॉल कर सकते हो। बट उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 7 दिन के अंदर अंदर, किसके 7 दिन के बाद अंदर अंदर, उस घटना के घटित जिस दिन आपने, मैं कहूं कि जैसे कि आपने 30 तारीख को ये देखा कि आपकी जो टर्नओवर है 1.5 करोड़ से वो क्रॉस कर रही है, तो उसके 30 दिन के बाद, मैं कहूंगी महीना 30 का है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 दिन के अंदर, दैट मीन्स 8वें दिन से पहले पहले, 8 तारीख से पहले पहले आपको उसकी इंफॉर्मेशन देनी होगी GST CMP 04 के अंदर कि मैंने ये कर दिया है भाई, अब मैं इससे बाहर हूं, है ना। तो उसे कौन सा टैक्स देना पड़ेगा, जल्दी बताओ। अब वो GST सेक्शन 10 से तो बाहर हो गया, कंपोजिशन स्कीम से बाहर हो गया, तो अब उसको सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 का टैक्स क्या है, पे करना पड़ेगा, जो कि मैंने आपको बताया, ये यहां डिस्कस किया था हमने, सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 का नॉर्मल एंड फॉरवर्ड चार्जेस, जो कि हमने चैप्टर 5 के अंदर डिस्कस किया था। ओके, चलो ये तो हो गया खुद अगर आप विड्रॉल कर रहे हैं, ठीक है, आप कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर पा रहे। एक होता है कि जो आपके जो पर्सन है, जो आपकी मेन अथॉरिटी है, वो आपको कंपोजिशन से बाहर निकाले, दैट मीन्स आपका जो कंपोजिशन का जो लेटर है ना, वो क्या करे, वो खुद कैंसिल करे, वो अथॉरिटी। वो कैंसिल कब करेगी, वो कैंसिल आपका तब करेगी जब उनको ये लगेगा कि ये जो पर्सन है ना, पेन चेंज करते हैं क्योंकि हर सिचुएशन में हम अलग अलग पॉइंट को एक्सप्लेन करें, राइट। अगर मैं कहूं कि जो आपकी जो अथॉरिटी है, उनको ये बिलीव हो रहा है कि जो आपने एनरोल किया है, आप ये हैं, आपने कंपोजिशन स्कीम में एनरोल किया है, और वो एनरोल करने की आप मतलब एलिजिबल नहीं है, काबिल नहीं है उस चीज के लिए, बट फिर भी आपने उसका फायदा उठा रहे हैं, इतने बेनिफिट्स उठा रहे हैं, तो अथॉरिटी के पास ये पावर है, क्या पावर है कि उसको एक नोटिस भेजे। और नोटिस भेजने क्या, कुछ भी काम ऐसे नहीं होगा, हर चीज के लिए फॉर्म फिल करना पड़ेगा, हर चीज के लिए इंटीमेशन देना पड़ेगा, तो वो नोटिस भेजे। वो नोटिस क्या होगा कि आप क्या है, इस चीज आप जो कंपोजिशन स्कीम को अवेल करने के लिए लायक नहीं है, और वो नोटिस कौन से फॉर्म में भेजा जाएगा, GST CMP 05 के अंदर, ठीक है। चलो इस अथॉरिटी ने तो भेज दिया भाई, इसको मैं रेड जोन में लेके जाती हूँ, ठीक है। यहां पे ये अथॉरिटी है डेंजर पर्सन, ये है आपका टैक्स पेयर, ठीक है। अब यहां पर ये जो पर्सन है, अथॉरिटी ने तो भेज दिया भाई नोटिस GST CMP 05 के अंदर। जैसे ये नोटिस इस पर्सन को मिलेगा, ये जो पर्सन है इस टैक्स पेयर को मिलेगा, तो इस टैक्स पेयर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो 15 दिन के अंदर अंदर क्या करे, उस नोटिस के बारे में अपनी एक्सप्लेनेशन दे, अपनी क्लैरिफिकेशन दे कि हाँ तुम कह रहे हो वो गलत है, नहीं मैं लायक हूं, मैं कंपोजिशन स्कीम को ले सकता हूं, ठीक है। मींस कि कहीं ना कहीं ये अपना पक्ष रख सकता है 15 दिन के अंदर अंदर। अगर वो 15 दिन के अंदर अंदर नहीं रखता तो GST CMP 07 के अंदर ये इंटीमेशन फिर अथॉरिटी इशू कर देगी कि आपको GST से बाहर कर दिया है। अब आप कहेंगे कि मैम GST CMP 06 भी तो यूज होना चाहिए ना, ऑफ कोर्स होगा। अब इसने 15 दिन के अंदर अपनी गवाही दी है, क्या ये ऐसी दे देगा, नहीं ना, ये भी तो पूरा एक्सप्लेन करेगा ना, अपने नोटिस को रिप्लाई, जो भी रिप्लाई देगा वो भी तो देगा ना, क्या वो ऐसी कर देगा, नहीं बच्चे कोई भी काम ऐसे नहीं होगा, ये आएगा 06 के अंदर,
क्लियर है पॉइंट? उम्मीद करती हूँ जो समझाने का जो याद करवाने की जो ट्रिक है आपको समझ में आ गई होगी, अच्छी लगी होगी। सो प्लीज वीडियो को जरूर शेयर करना कि ये ऐसे कंसेप्ट सब बच्चों को समझ में आ जाए, ठीक है। अब यहां पर देखो जीएसटी सीएमपी 05 अथॉरिटी ने इशू किया उस पर्सन को कि आप इस जो कंपोजिशन स्कीम के लायक नहीं है, तो उस अथॉरिटी जो पर्सन है टैक्स पेयर है उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती जाती है कि वो 15 दिन के अंदर अंदर 06 के अंदर सीएमपी 06 के अंदर अपनी क्या है रिस्पॉन्स भेजे, अपना रिप्लाई भेजे कि ऐसे ऐसे बात है, मैं वो अपनी मतलब गवाही देगा। अगर वो अथॉरिटी ये रेड जोन पर्सन अगर ये अथॉरिटी इससे सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो उसका जो ये जो रिप्लाई है वो डिनाई कर दिया जाएगा, मतलब कि नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा, माना ही नहीं जाएगा, ठीक है। अगर मैं कहूं कि उसकी जो रिस्पॉन्स है, जो उसका रिप्लाई है, अथॉरिटी सेटिस्फाई हो जाती है, जो कंडीशन उसने दिखाई होगी, तो उसे एज इट इज कंपोजिशन स्कीम में रखा जाएगा, ठीक है। यही सारी बातें इसके अंदर लिखी हुई है। क्या कि the proper officer has a reason to believe that the registered person are not eligible to pay the under section 10 के अंदर ये जो टैक्स पेयर है वो एलिजिबल नहीं है। किसको अधिकार है? पावर ऑफिसर को अधिकार है कि वो देख सकता है, बिलीव कर सकता है कि ये पर्सन सेक्शन 10 के अंदर नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि ये हो सकता है कि उसने जो प्रोविजंस को तोड़ा हो, अपने रूल रेगुलेशंस को तोड़ा हो, ठीक है। तो ये जो नोटिस है वो किस में भेजेगा? इन द फॉर्म ऑफ द जीएसटी सीएमपी 05 के अंदर भेजेगा। 15 दिन के अंदर अंदर ये टैक्स पेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स की अबाउट 2 वीक्स की बात की जा रही है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस जो भी रिसिप्ट हुआ उसका नोटिस उसके ऊपर वो क्या करे? अपनी इंफॉर्मेशन दे, ठीक है, अपना रिस्पॉन्स दे। जैसे ही वो रिस्पॉन्स देगा उस रिस्पॉन्स के ऊपर फिर एक नोटिस जारी होगा रजिस्टर्ड पर्सन के जो भी उन्होंने दिया था, सॉरी अच्छा नोटिस दिएगा वो 06 के अंदर, रिप्लाई का रिस्पॉन्स देगा 06 के अंदर, और 07 के अंदर प्रॉपर ऑफिसर्स ये डिसाइड करेगा कि जो उसकी जो रिसिप्ट एप्लीकेशन है, रिसिप्ट जो रिप्लाई है, क्या उसको एक्सेप्ट करे या फिर वो उसको रिजेक्ट कर दे, उसे सेक्शन 10 से बाहर निकाल दे, वापस सेक्शन 9 के अंदर लिया है, सेक्शन 9 सब सेक्शन 1 के अंदर। ये सारा का सारा प्रोसीजर होने वाला है और सिंप्लीफाई करके मैंने यहाँ लिखा हुआ है। ओके चलिए, तो ये 2 पॉइंट रहते हैं, जीएसटी कंपोजिशन प्रोविजन फॉर द इनपुट टैक्स क्रेडिट और एक हमारा है पैनल प्रोविजन। एक सेकेंड, पैनल प्रोविजन, राइट। इसको पढ़ने से पहले हम जल्दी से कंडीशन पढ़ लेते हैं। कंडीशन का पॉइंट रहता है ना हमारा। चलो कंडीशन देखो, सबसे पहला जो हमारा हो गया है नीदर कैजुअल एंड नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। नेक्स्ट क्या है? स्टॉक डज नॉट परचेज फ्रॉम द आउटसाइड। ये पहले मैंने आपको बताया था कि अगर मैंने कहा अथॉरिटी कह रही है कंपोजिशन स्कीम के अंदर कि आप केवल इंट्रा स्टेट ही सप्लाई करेंगे, क्या करेंगे? इंट्रा स्टेट ही सप्लाई करेंगे, तो नॉर्मल सी बात है ना तो सामान बाहर से मंगवाएंगे, ना ही ऐसे पर्सन से सामान खरीदेंगे जो कि अनरजिस्टर्ड पर्सन होगा, क्योंकि अनरजिस्टर्ड हुआ तो नॉर्मल सी बात, अरे यही बात आ जाती है बार बार घूम घूम के, है ना। इन पॉइंट्स को पढ़ना, जो मेन पॉइंट है मैं वो समझाने की कोशिश कर रही हूँ। पे टैक्स ऑन द परचेज इट मे बी, देखो कोई भी पर्सन है वो रजिस्टर्ड होगा तभी तो टैक्स पे करेगा, राइट। कोई भी पर्सन अनरजिस्टर्ड हुआ उसके साथ तो डीलिंग नहीं होगी, और दूसरा अगर होगी तो सेक्शन 9 के अंदर आएगा। सेक्शन 9 के अंदर आया तो कंपोजिशन स्कीम का सेक्शन नहीं है, सेक्शन कंपोजिशन स्कीम का है सेक्शन 10। ओके कुछ एक स्पेसिफाइड नोटिफाइड प्रोडक्ट है जिसको आप मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, अगर कर रहे हैं तो आप कंपोजिशन स्कीम में नहीं आओगे। नेक्स्ट कंडीशन क्या लिखी हुई है कि आप इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते, अगर ले रहे हो तो नॉर्मल सी बात है आप कंपोजिशन स्कीम से बाहर हो जाओगे। अगर आप कंपोजिशन स्कीम ले रहे हो तो अपने आप को ये शो करना होगा कि आप कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन के हो जिन्होंने कंपोजिशन स्कीम को अवेल किया हुआ है। और दूसरा ये क्यों किया जाता है? क्योंकि कस्टमर को भी इंफॉर्मेशन देनी होती है कि हाँ जिससे सामान खरीदा है उसके ऊपर कोई राइट नहीं है कि हमसे टैक्स ले, ठीक है जी। चलो जी नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है एप्लीकेबिलिटी ऑफ द स्कीम इन केस ऑफ द टैक्सेबल पर्सन हैविंग द सेम पैन नंबर। यहां पे ये पॉइंट आपका नहीं है, ये कह रहे हैं कि जो कंपोजिशन स्कीम का जो कंसेप्ट है ना, क्या वो सेम पैन नंबर वाला जो कंसेप्ट हमने किया था ना चैप्टर 4 के अंदर, सप्लाई वाले चैप्टर के अंदर, क्या था स्कोप ऑफ सप्लाई के अंदर, याद आया? यस, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 और सी के अंदर हमने डिस्कस किया था, वो भी सेकंड पॉइंट है ये आपका। मैं आपको शो भी करके दिखा सकती हूँ, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं जो प्रीवियस चैप्टर है वो जरूर आएगा आपके सामने, है ना। क्योंकि इसलिए कह रही हूँ कि जो प्रीवियस चैप्टर जरूर देखें। देखो ये दिखाया था मैंने, सप्लाई बिटवीन द रिलेटेड पर्सन और द बिटवीन द डिस्टिंक्ट पर्सन, जिसके अंदर जिसमें पैन नंबर सेम होते हैं।
अगर वो ये केस है कि एक ही पैन नंबर से, ठीक है, वो अलग अलग एरिया में अपने आप को रजिस्टर्ड करवा रहा है, तो क्या ये सभी रजिस्टर्ड पर्सन के ऊपर कंपोजिशन स्कीम का जो सेक्शन 10 का जो कंसेप्ट है वो अप्लाई हो सकता है? यस, एब्सोल्युटली ये अप्लाई हो सकता है। ओके, चलिए आगे समझ में। चलो तो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर। प्रोसीजर हो चुका है हमारा, लास्ट सेकंड पॉइंट है कि जीएसटी कंपोजिशन स्कीम ट्रांजिशंस प्रोविजन फॉर द इनपुट टैक्स क्रेडिट। देखो ये जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है ना, बहुत बड़ा एडवांटेज है उन सभी सप्लायर, उन सभी टैक्स पेयर के लिए जो इनपुट के टाइम मींस कि अपना सामान खरीदते टाइम टैक्स देते हैं, और जब आउटपुट करते हैं दैट मींस आप जब सामान को क्या कर रहे हैं, सामान को क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो जो पहले टैक्स दिया था उसका बेनिफिट लेना, दैट मींस उसमें से आउटपुट टैक्स में से इनपुट को माइनस करते हैं। ऐसे हमने पढ़ा था ना, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, देन हमारा नेट टैक्सेबल अमाउंट निकल के आ रहा था। इज इट क्लियर? मैंने कहा कि सामान मैंने खरीदा और उसके ऊपर मैंने टैक्स दिया 100 रुपए, और जो मैंने जब सामान बेचा तो उसके ऊपर टैक्स बना 160 रुपए। अब आप ये मत कहना कि मैम 160 रुपए क्यों आया, क्योंकि ये मैंने सेकंड चैप्टर में रीजन बताया था। ठीक है, नॉर्मल सी बात है, जब सामान खरीदते उसकी वैल्यू कम होती है, सामान बना के फाइनली आप उसको सेल करें, उसके अंदर एडिशन होती चली जाती है, तो जैसे जैसे एडिशन होती चली जाएगी तो बाकियों का भी तो टैक्स जुड़ेगा ना। रीजन ये मैंने अभी भी बता दिया। चलो, बट इन डेप्थ में जाने के लिए आपको सेकंड चैप्टर में जरूर जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें से जब मैं माइनस करूंगी तो टोटल टैक्स लायबिलिटी मेरी कितनी बनेगी, 60 रुपए, है ना। तो ये हमने कास्केडिंग इफेक्ट में भी हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। मैंने कहा कि अगर कोई पर्सन, ठीक है, 2023 के अंदर ऐसी स्कीम में है जो सिंपल नॉर्मल जीएसटी डिजाइन के अंदर नॉर्मल में, ठीक है, और इसके अंदर वो टैक्स इनपुट टैक्स क्रेडिट लेता था, आईटीसी का क्या है बेनिफिट लेता था, और वो सोच रहे हैं कि 2024 के अंदर मैं कंपोजिट स्कीम में आ जाऊं, सेक्शन 10 के अंदर मैं अपने आप को एनरोल कर लूं, अच्छी बात तो है, बेनिफिट भी मिलेगा। बट इसके पास जो 2023 में जितना भी स्टॉक था, चाहे वो स्टॉक फिनिश्ड हो, चाहे वो स्टॉक आपका सेमी फिनिश्ड हो, चाहे वो आपका रॉ मटेरियल में, राइट, इनके आपके पास होंगे ना, इनको खरीदते टाइम आपने टैक्स भी पे किया होगा, वो टैक्स का नाम क्या है आपका, इनपुट टैक्स है, आईटीसी भी दिया होगा आपने, और आप सोच रहे 2024 के अंदर मैं यहां पे चला जाऊं, तो क्या इनके ऊपर जो दिया गया अमाउंट है आपको उसका बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्वेश्चन यहां पे ये अराइज होता है। पहली सिचुएशन है कि आप नॉर्मल से कहां जा रहे हैं, कंपोजिट में जा रहे हैं। दूसरी सिचुएशन मैं आपको दे रही हूं कि आप कंपोजिट स्कीम से आप नॉर्मल में जा रहे हैं, तो क्या आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, इन्हीं को डिस्कस कर रहे हैं। चलो, तो अगर मैं कहूं कि आपने, इसमें से भी दो कंडीशन आ जाती है, एक तो होता है सामान जितना यूज कर लिया, एक होता है सामान बचा हुआ है। अगर सामान बचा हुआ है ना तो उसका कोई फायदा नहीं रहेगा, आप उसको मतलब वो यूजलेस ही हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने सामान यूज कर लिया, ठीक है, मैं कह रही हूं कि आपने 70% आपने सामान यूज कर लिया आपके स्टॉक का, ठीक है, तो उसमें से जितना भी आपका आईटीसी के बेनिफिट लिया है, यूज करना मतलब क्या है कि आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट भी दिया, आउटपुट भी ले लिया, जिसके कारण आपकी टैक्स लायबिलिटी कम हो गई है। तो जितनी कम हुई है ना वो अमाउंट आपको क्या करनी पड़ेगी, वापिस पे करनी पड़ेगी। पहली पॉइंट तो ये, मतलब कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को पैसा वापस देना है जिसका फायदा आपने उठाया है। इस कंडीशन में क्या बात की जाए, कंपोजिशन स्कीम से आप नॉर्मल में जा रहे हो, तो यहां पर पहले जैसे होता है ना कि इनडायरेक्ट सिस्टम की बात की जा रही है, तो उस टाइम क्या होता था कि आपको कैनवेट मिलता था। ठीक है, इसकी मैं चलो कंडीशन आपको मैं थोड़ी देर में डिस्कस करती हूँ, पहले इसको करते हैं कंडीशन, क्योंकि ये कहेंगे मैम कंडीशन ही कंडीशन इस चैप्टर में, तो बट उम्मीद करती हूं, मेरा जितना मानना है ये आपको चैप्टर आसान लग रहा होगा, कि रियलिटी में बहुत आसान है। तो क्या कह रहे हैं कि पे एन अमाउंट, देखो यहां पे दो पॉइंट आ रहे हैं, अगर ओ माय गॉड स्विचिंग कर रहे हैं नॉर्मल टैक्स पेयर से कंपोजिशन में, तो यहां पे एन अमाउंट इक्वल टू द क्रेडिट ऑफ द इनपुट टैक्स। जितना भी आपने अमाउंट इनपुट टैक्स का ले लिया है, जितना भी फायदा आपने सरकार से ले लिया है, ठीक है, उतना ही इक्वल अमाउंट आपको क्या करना पड़ेगा,
पे करना पड़ेगा भाई। और अगर आपका स्टॉक बैलेंस रहता है, जो भी आपने इनपुट टैक्स नहीं लिया, तो वो क्या होगा, नॉट यूजेबल, वो सामान आप यूज नहीं कर सकते हो, आपके लिए एज ए लैप्स हो गया, एज ए खराब हो गया। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। चलो अब बात करते हैं, अगर कोई पर्सन स्विच कर रहा है, स्विचिंग फ्रॉम कंपोजिशन स्कीम होल्डर टू देयर इज अ टैक्स, नॉर्मल टैक्स पे, उसने देख लिया कि भाई स्विच कंपोजिशन में मजा नहीं आ रहा, हम वापस नॉर्मल में आ जाते हैं, तो यहां पे आपको कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी। सबसे पहली कंडीशन कि क्या है कि आपके पास लीगली एविडेंस होना चाहिए। किसका एविडेंस होना चाहिए कि आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्या किया हुआ है, पेड किया हुआ है गुड्स के ऊपर। तो आप क्या कर सकते हो, इनपुट टैक्स क्रेडिट का नॉर्मल स्कीम में जाने के बाद फायदा उठा सकते हो। दूसरी बात की जा सकती है कि जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसके लिए एलिजिबल होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि जीएसटी डिजाइन के अंदर हमने डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इनवॉइस इशू विद इन द टाइम, जो भी आप इनवॉइस इशू कर रहे हैं, दैट इनवॉइस समझते हैं ना, बिलिंग की बात की जा रही है, वो जो बिल है वो इशू होना चाहिए, एक ही साल की बात की जाएगी। ये नहीं है कि आप पिछले 3-4 साल की बार बिल को उठा के लेके आ रहे हो कि हाँ इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा, नहीं, वो केवल 12 मंथ्स के बारे में बात कर रहे हैं। और हाँ, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आपके माइंड में ये इंटेंशन होनी चाहिए कि आप सप्लाई करना चाहते हैं, मींस कि आगे सामान भेजना चाहते हैं फॉर द बिजनेस पर्पसेस। ये नहीं है कि सामान खरीद के अपने घर रख दिया, नहीं, ये इंटेंशन ही होनी चाहिए कि टैक्सेबल सप्लाई होनी चाहिए, नॉन टैक्सेबल नहीं होनी चाहिए। दूसरा लास्ट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कह रहे हैं कि गॉड नॉट कैन गेट क्रेडिट अंडर द कंपोजिशन स्कीम। अब ये बात बहुत अच्छी है। अगर मैं बात करूं इनडायरेक्ट सिस्टम की, पहले जो था वहां पे क्या होता था कि आपको कन्वर्ट मिलता था, जो आप इंटरस्टेट सप्लाई करते थे ना, और इंटरस्टेट सप्लाई करते थे, वहां पर आपको ये भी जैसे कि इसी तरह से होता था जैसे आईटीसी है, बट इससे थोड़ा सा मतलब कहीं ना कहीं कम बेनिफिट देने वाला पॉइंट है ये। तो कन्वर्ट अगर आपने लिया हुआ है, ठीक है, मींस कि इसका अमाउंट कन्वर्ट का लिया हुआ है, तो कंपोजिशन में आपको जब स्विच कर रहे हो तो आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, मतलब कि कहीं ना कहीं एक बेनिफिट देगी सरकार। सरकार इतनी बेवकूफ नहीं है, सरकार इतना मतलब अपना लॉस नहीं करवाएगी। ठीक है, जितना हो सकता है वो उतना ही बेनिफिट देगी, एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं देगी। तो दैट्स द रीजन जितना अमाउंट पहले ही क्रेडिट हो चुका है उसके बाद एक्स्ट्रा क्रेडिट नहीं देगी वो आपको। ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है पैनल प्रोविजन। क्या कह रहा है कि अगर कोई पर्सन क्या करते हैं, आप जो सेक्शन 10 है, सेक्शन 10 में जो आपको मैंने कंडीशन बताई है, याद है कंडीशन, इनपुट टैक्स नहीं ले सकता, सप्लाई कर रहा है तो अपने बिल के ऊपर रिप्रेजेंट करना होगा, जो कंज्यूमर है उनसे टैक्स नहीं लेना है, बिल ऑफ सप्लाई इशू कर सकता है, इंट्रास्टेट सप्लाई करनी होगी, राइट, पढ़ा हमने। ठीक है, ये आपकी कहीं ना कहीं ये कंडीशंस बात की जा रही है, टर्नओवर की कंडीशंस है। अगर इन कंडीशंस को वो क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है, तोड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपने जो प्रोविजंस बनाए हुए थे, जो आपके जो रूल रेगुलेशन बनाए हुए थे, आपने उसको क्या कर दिया है, तोड़ दिया है। तो उसके बदले में आपको सरकार क्या देगी, पनिशमेंट देगी। और उस पनिशमेंट किसके अंदर लिखी हुई है, सेक्शन 10 सबसेक्शन 5 के अंदर लिखी हुई है। क्या कह रहे हैं, सेक्शन 10 सबसेक्शन 5 ऑफ द इंडियन जीएसटी एक्ट 2017 इट डील विद द पेनल्टी एप्लीकेबल टू अ टैक्सेबल पर्सन हु पे टैक्स अंडर द सेक्शन सबसेक्शन 1। ठीक है, कंपोजिशन जो 10 सबसेक्शन 1 में पढ़ा ना हमने एप्लीकेबिलिटी के बारे में। ठीक है जी, रजिस्टर्ड पर्सन याद होगा, कभी भूल गए होंगे रजिस्टर्ड पर्सन और आपकी एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट, राइट। तो डिपॉजिट नॉट बीइंग एलिजिबल फॉर इट इन केस ऑफ सच दे आर लाइबल टू पे द एडिशनल टैक्स एंड द पेनल्टी एज पर द रेगुलेशंस जीएसटी स्कीम प्रोविजंस। तो उन्हें एडिशनल टैक्स भी पे करना पड़ेगा और उसको पेनल्टी भी पे करनी पड़ेगी। While taking the benefit of the composition scheme under the GST design, the panel provisions are quit server if the proper officer, अगर proper officer के पास reason है, believe कर रहा है to believe that a taxable जो person है ना, वो who had paid the composition scheme, कि वो जो कि composition scheme में already है, और जो आपका ऑफिसर है उसको ये लग रहा है कि जो पर्सन है ना, जो कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट उठा रहा है, जिसके अंदर जो टैक्स पे कर रहा है, वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, वो रॉन्गली स्कीम के अंदर बेनिफिट लेने के लिए एंटर हुआ है, तो इसके लिए उसे क्या करे, वो क्या करेगा, सेक्शन 73 और सेक्शन 74 के तहत उसके ऊपर पेनल्टी भी अप्लाई करेगा और साथ ही साथ उसके ऊपर जो टैक्स बनता है वो भी अप्लाई करेगा। ठीक है,
अब देखो कोई पॉइंट रह तो नहीं गया, क्योंकि मैंने 2-3 पॉइंट ऐसे बोले थे कि मैं आपको बाद में बताऊंगी। हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, कंपोजिशन स्कीम कर लिए, की बेनिफिट ये सब पढ़ लिया है, एप्लीकेबिलिटी पढ़ लिया हमने, सेक्शन जो 10 सब सेक्शन 1 के अंदर डिफाइन की गई थी, राइट, पढ़ लिया ना हमने, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ, राइट, ये हमने पढ़ लिया है। देन उसके बाद हमने अपना रेट्स भी पढ़ लिए हैं, लिमिट भी पढ़ ली है, कंडीशंस तो हमें अब आई होप सबको याद होगी, राइट, प्रोसीजर भी पढ़ लिया है, एंड जो इनपुट टैक्स क्रेडिट का कंसेप्ट है ये भी हो गया है। हाँ, समरी जरूर पढ़ना, ये पूरे चैप्टर की मैंने यहाँ पे समरी लिखी है, जो की एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये यहाँ पे हाईलाइट हो रहे हैं, ठीक है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, चैप्टर नंबर 7, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे टाइम ऑफ सप्लाई, राइट। टाइम ऑफ सप्लाई भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है कहीं, क्योंकि जब मैंने जीएसटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया था, और हाँ मैंने जब क्वेश्चन पेपर भी अपलोड किए थे ना, वहां पे भी मैंने बहुत डिस्कस देखा था कि जो जीएसटी के अंदर कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वहां से कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो उम्मीद करूंगी कि आप जो इस कॉन्सेप्ट पेपर चैनल पे जरूर विजिट करेंगे, आप देख पा रहे होंगे 335 वीडियोज ऑलरेडी डल चुकी है, और बहुत सारी वीडियो ऐसी है जो बहुत आने रेगुलर बेसिस पे आ रही है, ठीक है, तो आप देखते रहिएगा, ठीक है। और कंसेप्चुअल स्टडी पॉइंट पे विजिट कीजिए, रेगुलर बेसिस पे जैसे वीडियो आ रही है उनको देखिए और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से करिए। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड हैव अ नाइस डे।